नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नाइट सागा हिंदी पर, जहां आपको मिलेंगी डार्क, एक्शन और थ्रिल से भरी वेब नॉवेल्स की पूरी कहानी आसान और दमदार हिंदी में। हम इस चैनल पर अलग अलग वेब नॉवेल्स की स्टोरी को अपने शब्दों में समझाते और प्रस्तुत करते हैं, ताकि हिंदी दर्शक भी इन शानदार कहानियों का आनंद ले सकें। यहाँ आपको मिलेगा एक्शन, बदला, पावर, डार्क फैंटेसी और जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट का पूरा मजा। वार्निंग साइन डिस्क्लेमर, इस चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली सभी वेब नॉवेल्स हमारी स्वयं की रचनाएं नहीं है। इन नॉवेल्स के सभी कॉपीराइट और अधिकार उनके मूल लेखक एवं प्रकाशकों के पास सुरक्षित है। हम केवल इन कहानियों का एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू अपने शब्दों में प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यदि किसी लेखक, प्रकाशक या संबंधित पक्ष को हमारे कंटेंट से कोई आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम तुरंत उचित कार्रवाई करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अध्याय 77, पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया। छवि राठौर छूयुग ने अपने दिल में उठ रहे खौफ को किसी तरह दबाया और साहिल मेहरा की कार की तरफ भागी। लेकिन अभी उसने मुश्किल से कुछ ही कदम बढ़ाए होंगे कि हवा को चीरती हुई एक और स्नाइपर बुलेट आए और ठीक उसके पैरों के आगे सड़क पर जा लगी। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ उस पक्की सड़क पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया और कंक्रीट के टुकड़े और धूल हवा में उड़ गई। छवि सदमे के मारे पीछे की तरफ लड़खड़ाई, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ी। छवि, साहिल मेहरा फैंग चौंकियांग छवि को बचाने के लिए पागलों की तरह कार से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन उसके काले सूट वाले बॉडीगार्ड ने उसे कसकर पीछे खींच लिया। छोटे मालिक, दुश्मन का असली निशाना छवि राठौर है। आपका बाहर जाना मौत को दावत देना होगा, उस बॉडीगार्ड ने सख्त लहजे में चेतावनी दी। उसका इकलौता काम साहिल और साक्षी की जान बचाना था। बाकी किसी की जान से उसे कोई मतलब नहीं था। पर साहिल बीच में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, खौफ से पीली पड़ चुकी साक्षी मेहरा पागलों की तरह चीखी, गाड़ी भगाओ, जल्दी भगाओ सालो, हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकालो। उसके दिमाग में इस खूनी कत्लेआम से भागने के अलावा और कुछ नहीं चल रहा था। उसे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि छवि का क्या होगा। ऑर्डर मिलते ही बॉडीगार्ड ने हाथ से इशारा किया। ड्राइवर्स ने तुरंत उन तीनों काली गाड़ियों के एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से पैर रखा और वो गाड़ियां पलक झपकते ही धूल उड़ाती हुई वहां से गायब हो गईं। जंगल में छुपे हुए उन स्नाइपर्स ने भागती हुई गाड़ियों पर गोली नहीं चलाई थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि उनका इकलौता टारगेट छवि राठौर थी। साहिल, साक्षी, तुम लोग। सड़क पर गिरी छवि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि साहिल और साक्षी उसे यहां मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग गए थे। आखिरकार उनके पिता यशवर्धन राठौर और साहिल के पिता बहुत अच्छे और करीबी दोस्त थे। छवि के दोनों एलीट बॉडीगार्ड्स विक्रम और विशाल पहले ही खून से लथपथ गिरे हुए थे। ऐसे में उसे यहां छोड़ जाने का सीधा सा मतलब था उसकी मौत। जब उसने पलटकर आसपास देखा तो उसे एक और गहरा सदमा लगा। आरव मल्होत्रा भी वहां से गायब था। उस पल छवि के दिमाग में एक भयंकर निराशा और अंधकार छा गया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया है। आरव मल्होत्रा, तुम तो इतने बड़े फाइटर बनते थे ना, फिर तुम भी डरपोक की तरह दुम दबाकर क्यों भाग गए? छवि को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था, लेकिन साहिल और साक्षी के धोखे से ज्यादा उसे आरव के भाग जाने का दुख हो रहा था। वो अंदर ही अंदर आरव को कोसने लगी और उसके खूबसूरत चेहरे पर आंसुओं की धारा बह निकली। क्या तुम बस ऐसे ही जमीन पर बैठकर गोली खाने का इंतजार करोगी? अचानक उसे किसी की भारी और अजीब सी आवाज सुनाई दी। उस आदमी का लहजा बता रहा था कि वो कोई विदेशी फॉरेनर है और हिंदी उसकी मातृभाषा नहीं है। घने जंगल से तीन भारी भरकम और खूंखार विदेशी आदमी बाहर निकले। उन तीनों के हाथों में खतरनाक राइफल्स थीं और उन्होंने ऐसा कॉम्बैट गियर पहना हुआ था जो छवि ने पहले कभी नहीं देखा था। विक्रम और विशाल ने दर्द से कराहते हुए अपनी कमर से अपनी पिस्टल निकाली और काउंटर अटैक करने की कोशिश की। लेकिन तभी उन तीन हमलावरों में से एक हबशी ब्लैक मैन ने अपनी राइफल की नज़ल सीधा छवि के सिर पर सटा दी। उसने एक बेहद ठंडी और मुर्दा आवाज में चिल्लाकर कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मालकिन जिंदा रहे तो अभी के अभी अपने हथियार फेंक दो। उन तीनों बंदूकधारियों का ऑरा चीख कर बता रहा था कि वो कोई आम गुंडे नहीं, बल्कि प्रोफेशनल और ट्रेंड किलर्स है।
विक्रम और विशाल को ये बात तुरंत समझ आ गई और उन्होंने बिना कोई चालाकी किए चुपचाप अपनी पिस्टल जमीन पर रख दी। ये हुई ना अच्छे कुत्तों वाली बात। उनमें से एक हट्टा कट्टा कातिल मुस्कुराता हुआ उनके पास आया और उसने अपनी राइफल का पिछला हिस्सा बट पूरी ताकत से उनके सिर पर दे मारा। खून की छींटें उड़ी और वो दोनों बॉडीगार्ड्स अपने ही खून के लाल तालाब में गिर पड़े। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होने लगे। टच टच टच, ये चिड़िया तो असलियत में और भी ज्यादा खूबसूरत है। उस हबशी ने एक हाथ से छवि की ठुड्डी चिन्ह को उठाया। छवि दर्द से अपने दांत पीस रही थी, लेकिन उस दरिंदे को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक नीच और ठरकी हंसी के साथ कहा, खासकर इसके ये नाजुक होंठ। सच में एक मास्टरपीस है। इतना कहते ही उसने छवि के बालों को मुट्ठी में कसकर पकड़ा और उसका खूबसूरत चेहरा अपने गंदे इरादों के साथ नोचने लगा। तू मादर तारानकन तारानकन तारानकन। जमीन पर गिरे विक्रम और विशाल किसी घायल शेर की तरह दर्द और गुस्से से दहाड़े। लेकिन इससे पहले कि वो अपने खून से लथपथ शरीर को उठा पाते, उनके पेट पर दो भयंकर लातें आकर पड़ी। उस खौफनाक इम्पैक्ट से वो दोनों किसी झींगे प्रॉन की तरह दर्द से सिकुड़ गए। उनके चेहरे दर्द से ऐंठ गए और वो बेकाबू होकर कराहने लगे। अगर उन्हें स्नाइपर की गोली ना लगी होती तो वो शायद इस शर्मनाक स्थिति से बच सकते थे और लड़ सकते थे। लेकिन अब जब वो पूरी तरह दुश्मनों के कब्जे में थे, तो बेबसी के घूंट पीने के अलावा वो और कर भी क्या सकते थे। उस हबशी ने अपना वॉकी टॉकी निकाला और अपने साथियों को रेडियो किया, स्कॉर्पियन हेड स्कॉर्पियन हेड स्कॉर्पियन हेड। ब्लैक टेल रिपोर्ट कर रहा है। टारगेट हमारे कब्जे में है। आई रिपीट, टारगेट हमारे कब्जे में है। कॉपी दैट, बहुत बढ़िया। साउथ वेस्ट में 2 किलोमीटर दूर रैंडीजवर्स पॉइंट रॉन्डेवू पॉइंट पर पहुंचो। ईगल एक्सट्रैक्शन के लिए आ चुका है। जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो। वॉकी टॉकी से एक भारी और खुरदरी आवाज आई। रॉजर दैट, उस हबशी ने जवाब दिया और वॉकी टॉकी बंद कर दिया। उसके चेहरे पर एक मजाकिया भाव आ गया और वो हंसते हुए बोला, हम इतनी दूर सिर्फ एक छोटी सी बच्ची को पकड़ने आए हैं। क्या हमारे बॉस कुछ ज्यादा ही ओवररिएक्ट नहीं कर रहे हैं? हमें फिर भी अलर्ट रहना चाहिए। लापरवाही मत करो। शिकारी मा जेंगफेंग ने यही गलती की थी और वो अपना मिशन फेल कर बैठा था। हम उसके जैसी बेवकूफी नहीं कर सकते। तीसरे मर्सिनरी भाड़े के कातिल ने चेतावनी दी, जो थोड़ा दुबला पतला था। वो सही कह रहा है। यशवर्धन राठौर छू युंगशिंग एक बहुत बड़ा और शातिर बिजनेस टायकून है। उसे पता है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। दूसरे कातिल ने भी हामी भरी। ये हो ही नहीं सकता कि उसने अपनी बेटी की हिफाजत के लिए सिर्फ 2 बॉडीगार्ड्स भेजे हों। पक्का आसपास कुछ और खूंखार लोग भी छुपे होंगे। उस हबशी ने एक घमंडी और तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, अगर कोई और होता तो वो अब तक बाहर आ चुका होता। तुम लोगों को क्या लग रहा है? वो कॉलेज का बच्चा आरव जो अभी अभी डरकर भागा है, वो इसका बॉडीगार्ड था क्या? हा। उस दुबले पतले कातिल ने अपनी भौहें उठाते हुए उसे देखा। उसे साफ लग रहा था कि ये हबशी इस मिशन को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है। वो हबशी बेशक आरव मल्होत्रा की बात कर रहा था। उनकी टीम के स्नाइपर्स चाहते तो वहां मौजूद हर एक इंसान के सिर में गोली मार सकते थे। लेकिन उनका मिशन सिर्फ किडनैपिंग था, कत्ल करना नहीं। इसलिए उन्होंने बाकियों को छोड़ दिया था। और वैसे भी आरव दिखने में एकदम दुबला पतला और कमजोर कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लड़का छवि का बॉडीगार्ड हो सकता है या उनके लिए कोई खतरा बन सकता है। चलो अब यहां से निकलते हैं। हमें ईगल के साथ मिलना है। उस हबशी ने रोती बिलखती छवि को अपने कंधे पर उठाया और जंगल के घने अंधेरे की तरफ बढ़ गया। मर्सनरीज होने के नाते उनके भागने का रास्ता कोई सीधा हाईवे नहीं था। वो लोग इन खतरनाक जंगलों में ज्यादा सेफ महसूस करते थे। प्रिंसेस विक्रम और विशाल ने किसी तरह रेंगते हुए उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पास खड़े कातिल ने अपनी राइफल उठाए और उनके सिर पर 2 और भयंकर वार करके उन्हें पूरी तरह बेहोश कर दिया। छोड़ो मुझे जाने दो नीच इंसान। छवि खौफ से चीख रही थी और उसकी खूबसूरत बादामी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। आज अपनी जिंदगी में पहली बार उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अपने पिता की बात क्यों नहीं मानी और अपनी जिद में अपने बाकी बॉडीगार्ड्स को वापस क्यों भेज दिया था।
मेरी जान, अगर तुम ऐसे ही फड़फड़ाती रही तो मुझे तुम्हें अपना असली टैलेंट चखाने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे तुम्हारे इंडिया का इतिहास बहुत लंबा है ना, वैसे ही मेरा हथियार भी बहुत लंबा है। और मुझे तुम जैसी हसीन लड़कियों का शिकार करने में बहुत मजा आता है। हे। उस दरिंदे ने एक बेहद गंदी और ठरकी हंसी हंसी, जिसे सुनकर छवि खौफ के मारे पूरी तरह सुन्न पड़ गई और उसकी आवाज गले में ही घुट गई। छवि को अब शांत देखकर उस हबशी ने जंगल में छुपे हुए अपने स्नाइपर्स को इशारा सिग्नल किया कि अब उन्हें यहां से निकलना है। हालांकि एक स्नाइपर अपनी जगह पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जमा हुआ था। उसके चेहरे पर एक रूह कंपा देने वाला खौफ और सदमा था। उसकी आंखें फटी की फटी थीं, और वो अविश्वास भरी नजरों से अपने मुंह से बाहर निकली हुई एक खून से सनी चाकू की धार ब्लेड को घूर रहा था। उसके मुंह से गाढ़े लाल खून का एक फव्वारा फूट रहा था। ये तो मेरा ही चाकू है। तो फिर ये मेरी गर्दन के पीछे से घुसकर मेरे मुंह से बाहर कैसे निकल आया? उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, और वो सब कुछ देख रहा था। लेकिन उसका दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था। मौत इतनी दयालु नहीं थी कि वो उसके सवालों का जवाब देने के लिए इंतजार करती। उसकी आखिरी सांसों के साथ उसके दिमाग में बस यही सवाल गूंज रहा था। मुझे मारा किसने? मैं सबसे ऊंची जगह हाई ग्राउंड पर था। अगर कोई भी नीचे से आता तो मुझे सबसे पहले पता चलना चाहिए था। कोई मेरी पीठ के पीछे इतनी खामोशी से कैसे आ गया कि मुझे भनक तक नहीं लगी। ये पूरी तरह से अकल्पनीय, अनकॉम्प्रहेंसिबल और रूह कंपा देने वाला था। अध्याय 78, घुसपैठियों की मौत पक्की है। शाइटैक M200 चेटैक स्नाइपर राइफल, 2500 गज की अचूक मारक क्षमता। हाँ, ये एकदम परफेक्ट रहेगी। आरव ने अभी अभी जिस स्नाइपर की गर्दन काटी थी, उसकी लाश के पास से वो भारी भरकम स्नाइपर राइफल उठाए और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान तैर गई। बंदूक की ठंडी धातु से मिलने वाली वो गर्माहट उसके खून को खौला रही थी, और उसे लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर किसी धधकती हुई आग में बदल गया हो। स्कोप से आसपास के पहाड़ों और पेड़ों को स्कैन करते हुए उसने पलक झपकते ही दूसरे स्नाइपर की लोकेशन ढूंढ निकाली। एक खौफनाक आवाज के साथ गोली चली, और उस बुलेट की भयंकर ताकत ने दूसरे स्नाइपर के सिर को किसी तरबूज की तरह बेरहमी से चीर कर रख दिया। फिर उसने अपनी राइफल की नाल मजल घुमाए और नीचे छवि राठौर को किडनैप करने वाले उन 3 मर्सिनरीज भाड़े के कातिलों पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। विज हवा को चीरती हुई और साउंड बैरियर को तोड़ती हुई वो गोली खौफनाक सीटी बजाती हुई नीचे की तरफ झपटी। पफ पुफ। उस बुलेट की ना रोकी जा सकने वाली ताकत ने सबसे पीछे खड़े उस खूंखार विदेशी आदमी की छाती को आर पार चीर दिया। उस खौफनाक विनाशकारी ताकत ने उसके दिल और फेफड़ों के चिथड़े उड़ा दिए, जो उसके शरीर के पीछे से निकलकर जमीन पर एक खून से सने लोथड़े की तरह जा गिरे। उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सुन्न होकर अपनी ही छाती में हुए उस बड़े से आर पार छेद को देखा। फिर वो बिना एक शब्द बोले पीछे की तरफ औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। इस खूनी खेल में एक और लाश का इजाफा हो गया। अपनी आंखों के ठीक सामने इतना खौफनाक और खूनी मंजर देखकर छवि राठौर की बादामी आंखें फटी रह गईं और वो दहशत से चीख पड़ी। वो हबशी ब्लैक मैन पागलों की तरह चिल्लाया, कवल्लो, गेट टू कवर। उस दुबले पतले कातिल स्लेंडर मैन ने तुरंत रिएक्ट किया और एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुपने के लिए भागा। लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। जो कोई भी आरव की नजरों के दायरे लाइन ऑफ साइट में था, वो एक आसान शिकार था। स्नाइपर राइफल से एक और खौफनाक गोली निकली और किसी खूंखार बाघ के दांतों की तरह उस दुबले कातिल की जांघ थाई को चीरती हुई निकल गई। क्रंच क्रैक। उसकी पूरी जांघ ऐसे कटकर अलग हो गई जैसे किसी भयानक ताकत ने उसे फाड़ दिया हो। उस घाव से गड़ की आवाज के साथ ताजे खून का फव्वारा फूट पड़ा, और उस दुबले कातिल के मुंह से दर्द की एक रूह कंपा देने वाली चीख निकल गई। थिन मंकी। उस हबशी ब्लैक टेल का चेहरा दहशत से काला पड़ गया। वो छवि राठौर को एक ह्यूमन शील्ड की तरह अपने आगे रखकर अपने घायल साथी की तरफ बढ़ने लगा। इधर मत आना, ये एक जाल है। उस दुबले कातिल थिन मंकी ने चीखते हुए उसे रोका। दुश्मन ने मुझे जानबूझकर जिंदा छोड़ा है ताकि तू मुझे बचाने के लिए बाहर आए और उसके निशाने पर आ जाए। अगर तू यहां आया तो तू सीधा उसकी बिछाई हुई मौत की बिसात पर कदम रखेगा।
हबशी वहीं का वहीं रुक गया। उसने तुरंत अपना इंटरकॉम निकाला और अपने स्नाइपर को रेडियो किया, वल्चर वल्चर वल्चर, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जवाब दो, अपनी सांसें मत बर्बाद कर। वल्चर और बाकी सब मारे जा चुके हैं, दुबले कातिल ने हांफते हुए एक खुरदरी आवाज में कहा। असहनीय दर्द की वजह से वो पसीने से नहा चुका था। मादर तारानकन तारानकन तारानकन, उस हबशी ने एक खूंखार और शैतानी चेहरे के साथ गंदी गाली बकी और अपना इंटरकॉम जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। हालात अचानक से उनके हाथ से निकल चुके थे। ये एक बहुत ही आसान सा मिशन होना चाहिए था, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा था कि अंधेरे में कोई बहुत बड़ा शिकारी उनकी मौत बनकर बैठा था। उसने अपना मुंह छवि के कान के पास लाया और एक खूंखार जानवर की तरह दहाड़ते हुए बोला, कौन है वो आदमी जो अंधेरे में छुपा है? जल्दी बता। मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। दहशत में डूबी छवि ने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। उसे सच में कोई आइडिया नहीं था और वो खौफ के मारे कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। ताजे गिरे खून की उस सड़ी हुई बदबू ने उसके दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर दिया था। खौफ, निराशा और मौत का डर उसके दिल को जकड़ चुके थे। कमीनी, अगर तूने सच नहीं उगला ना, तो मैं अभी के अभी तेरा रेप कर दूंगा। उस हबशी के दिमाग का फ्यूज उड़ चुका था। अपने साथियों की मौत ने उसे हद से ज्यादा खतरनाक बना दिया था और वो किसी भूखे और पागल भेड़िए की तरह बर्ताव कर रहा था। छवि ने अपने होंठ कसकर दबा लिए और खौफ के मारे बेकाबू होकर फूट फूट कर रोने लगी। ब्लैक टेल, टारगेट छवि को ले और यहां से निकल। जाकर ईगल से मिल, दुबले कातिल ने कराहते हुए कहा। उसके शरीर से बहुत खून बह चुका था और उसका चेहरा किसी सफेद चादर जैसा पीला पड़ गया था। बकवास बंद कर, मैं तुझे यहां मरने के लिए छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, उस हबशी ने गुस्से में पलट कर कहा। दुबले कातिल ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, हम लोग हमेशा मौत के साए में जीते आए हैं, हर दिन अपनी जान की बाजी लगाते हैं। मैंने अपना एक पैर खो दिया है। अगर मैं जिंदा बच भी गया, तो मैं बस एक अपाहिज और बिना किसी काम का कीड़ा बनकर रह जाऊंगा। मुझे कोई परवाह नहीं, दुबले कातिल ने उसे कड़क आवाज में टोकते हुए कहा। ब्लैक टेल, तू रूल्स जानता है। कुछ ऐसा मत कर जिससे मेरी नजरों में तेरी इज्जत कम हो जाए। हबशी ने दर्द से अपनी आंखें मींच ली। उसने अपने अंदर उठ रहे दुख और झिझक को एक तरफ धकेला, अपने दांत पीसे और छवि को घसीटते हुए वहां से जंगल की गहराइयों में भागने लगा। कुछ ही देर बाद आरव अपने स्नाइपर वाले ठिकाने से नीचे जमीन पर उतरा। तो वो तुम थे? दुबले कातिल ने खौफ से फटी आंखों से आरव को घूरा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस सीधे साधे दिखने वाले कॉलेज के लड़के को उन्होंने जिंदा छोड़ने की भूल की थी, वो इंसान तबाही का इतना खौफनाक तूफान लेकर आएगा। उसने सच में तुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया। लगता है तेरा साथी इतना भी बेवकूफ नहीं है, आरव ने एक बेहद ठंडी और रूह कंपा देने वाली आवाज में कहा। दुबले कातिल ने अपना सिर उठाया और एक बागी नजरों से आरव को घूरते हुए कहा, हम रेड स्कॉर्पियन मर्सनरी कॉप्स के मेंबर्स हैं। हम कोई गली के गुंडे नहीं हैं। तुझे इस बात की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा है क्या? आरव एक बेहद डरावनी और शैतानी हंसी हंसा। मुझे नहीं पता कि तुमने हमारी वो पुरानी कहावत सुनी है या नहीं। कैसी कहावत? दुबले कातिल ने पूछा। इंडिया हुआ नेशन में भाड़े के कातिलों मर्सनरीज की कोई जगह नहीं है। यहाँ घुसपैठियों की मौत पक्की है। इंट्रूडर्स मस्ट डाई। आरव ने बहुत ही धीमी आवाज में ये शब्द कहे, लेकिन उसके एक एक शब्द से असीमित किलिंग इंटेंट और मौत की गंध टपक रही थी। उसने झटके से अपना शरीर घुमाया और अपने बाएं हाथ को किसी चील के पंजे क्लॉ में बदल लिया। हवा को चीरते हुए उसका हाथ बिजली की रफ्तार से उस दुबले कातिल की गर्दन पर से गुजरा। पफ पफ, एक खौफनाक और बेरहम झटके के साथ उस कातिल के गले का मांस और हड्डियां बुरी तरह फट गईं। उसकी गर्दन पर एक गहरा और खूनी चीरा बन गया, जिससे उसका गर्म खून किसी फव्वारे की तरह बाहर छलक पड़ा। आरव ने उस तड़पते हुए कातिल की तरफ पलटकर भी नहीं देखा और सीधा उस भागे हुए हबशी का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। अपनी जगह से एक इंच भी हिलने में नाकाम वो दुबला कातिल अपनी बेजान आंखों से बस आसमान को घूरता रह गया। उसका खून जमीन पर बहकर काली घाटी की मिट्टी को लाल कर रहा था। उसके शरीर में कुछ भयंकर झटके आए और अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी।
वो बस दर्द और तड़प के साथ अपनी मौत ग्रिम रीपर का इंतजार कर सकता था। काली घाटी सच में एक बहुत ही खौफनाक और घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छतरियों कैनपीज ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक दिया था, और जमीन पर हरी काय मॉस और कंटीली झाड़ियों का जाल बिछा हुआ था। इस जंगल में रास्ता भटकना बहुत आसान था। ऊपर से यहाँ बहुत से खूंखार जंगली जानवर भी आजाद घूमते थे। छवि को किडनैप करके ले जा रहा वो हबशी मुश्किल से 500 गज यार्ड्स की दूरी ही तय कर पाया होगा कि आरव ने उसे धर दबोचा। आरव ने अपनी पूरी शैतानी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने अपनी पहले से तेज रफ्तार को और बढ़ाया, और पलक झपकते ही किसी भूत की तरह उस हबशी के ठीक सामने प्रकट हो गया। आरव ने एक ठंडी सांस छोड़ी और उस हबशी के घुटने पर एक खौफनाक स्वीपिंग किक जड़ दी। एक कान फाड़ देने वाली कड़क की आवाज के साथ उस हबशी का घुटना चकनाचूर हो गया, और उसकी लंबी सीधी टांग तुरंत पीछे की तरफ उल्टी मुड़ गई। आरव के लिए ये किसी बांस की लकड़ी को तोड़ने जितना आसान था। एक असहनीय और चीर देने वाला दर्द उस हबशी के पूरे शरीर में दौड़ गया। वो बुरी तरह लड़खड़ाया और अपने दूसरे सही घुटने के बल जमीन पर आ गिरा। इससे पहले कि वो दर्द से चीख भी पाता, आरव का लोहे जैसा भारी पैर हवा को चीरता हुआ सीधा उसकी छाती की तरफ आ रहा था। उस किक की ताकत से पैदा हुए हवा के तूफान ने उस हबशी के शरीर में मौत का ठंडा पसीना ला दिया। अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में हबशी ने अपने दोनों हाथ क्रॉस करके अपनी छाती के आगे कर लिए, और आरव की वो खौफनाक किक सीधा उसके हाथों पर जाकर फटी। बूम बूम, ऐसा लगा जैसे उसे फुल स्पीड में आती हुई किसी ट्रेन ने उड़ा दिया हो। उस हबशी का भारी भरकम शरीर हवा में पीछे की तरफ एक सीधी लाइन में उड़ा। वो तब जाकर रुका जब वो एक विशालकाय पेड़ के तने ट्रंक से जाकर धड़ाम से टकराया। उसकी छाती के अंदर के अंग बुरी तरह हिल चुके थे, और उसके मुंह से गाढ़े खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। दुश्मन की उस विस्फोटक और रूह कंपा देने वाली ताकत ने उसे पल भर के लिए अपना दर्द भी भुला दिया। दर्द से ज्यादा वो ये देखने के लिए बेताब था कि आखिर उसे ऐसी खौफनाक लात मारी किसने है। जब उसकी नजरें आरव मल्होत्रा पर पड़ी, तो उसके चेहरे पर भी बिल्कुल वही अविश्वास और खौफ आ गया जो उस दुबले कातिल के चेहरे पर था। किसने सपने में भी सोचा था कि जिस कमजोर से कॉलेज के बच्चे को उन्होंने जिंदा छोड़ने की भूल की थी, वो एक ऐसा राक्षस बनकर उनका शिकार करेगा। जैसे ही आरव उसे हमेशा की तरह मौत की नींद सुलाने किलिंग ब्लो के लिए आगे बढ़ा, उसकी अति संवेदनशील हाइटेंड सेंसेस नजरों और कानों ने कुछ 100 गज की दूरी पर मर्सिनरीज के एक बहुत बड़े ग्रुप की आहट महसूस की। वो लोग बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। आरव तुरंत रुका। उसने मुड़कर खौफ से कांप रही छवि राठौर को अपने कंधों पर उठाया, और अपने दोनों पैरों से जमीन पर पूरी ताकत से धक्का मारते हुए किसी गोली की रफ्तार से उस घने जंगल में भूत की तरह गायब हो गया। अध्याय 79, शिकार और शिकारी की दौड़। ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि रेड स्कॉर्पियन मर्सिनरी कॉर्प्स का एक हट्टा कट्टा और काना वन आइड कमांडर, जिसका कोड नेम ईगल था, अपने 10-10 और खूंखार साथियों के साथ वहां पहुंच गया। वो सब फुल कॉम्बैट गियर और भारी हथियारों से लैस थे। बुरी तरह घायल और खून से लथपथ हबशी ब्लैक टेल को देखकर ईगल दौड़कर उसके पास गया और उसे तुरंत फर्स्ट एड देने लगा। ब्लैक टेल, यहाँ क्या हुआ? टारगेट छवि कहाँ है? ईगल ने हड़बड़ाहट में पूछा। दर्द से अपने दांत पीसते हुए ब्लैक टेल ने जवाब दिया, दुश्मन कोई छुपा रुस्तम निकला। हमारी स्क्वाड के बाकी सारे लोग मारे गए। मादर तारानकन, ये कैसे हो गया? ईगल ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी ही जांघ पर एक जोरदार मुक्का मारा और पूछा, वो किस तरफ गए हैं? ब्लैक टेल ने अपनी कांपती हुई उंगली से उस तरफ इशारा किया जिधर आरव गया था। पूरब ईस्ट की तरफ। ईगल ने अपने आदमियों की तरफ हाथ हिलाकर ऑर्डर दिया, तुम दोनों यहीं रुककर ब्लैक टेल की हिफाजत करो। बाकी सब मेरे साथ आओ। यस सर, पूरी स्क्वाड ने एक साथ आर्मी वाले अंदाज में जवाब दिया। ब्लैक टेल, तू आराम कर, मैं उस साले को उसकी पैदाइश पर पछताने के लिए मजबूर कर दूंगा, ईगल ने हबशी का कंधा थपथपाते हुए कहा। सावधान रहना ईगल, उसके पास हमारी ही स्नाइपर राइफल है, और उसका निशाना अचूक है। ब्लैक टेल ने खौफदा आवाज में चेतावनी दी। समझ गया। हाथ से इशारा करते हुए ईगल ने अपनी स्क्वाड को पूरब की तरफ आगे बढ़ाया।
साथ ही उसने अपना वॉकी टॉकी निकाला और रेड स्कॉर्पियन के असली बॉस को रिपोर्ट दी। बॉस, ब्लैक टेल की टीम पर घात लगाकर एम्बुश हमला हुआ है। टारगेट अभी पूरब की तरफ भाग रहा है। ऐसा लगा जैसे रेडियो के उस पार वाला इंसान कुछ सोच रहा हो, क्योंकि कुछ सेकंड तक अजीब सी शांति छाई रही। फिर स्पीकर से एक खुरदरी और खौफनाक आवाज आए, उन्हें ढूंढ निकालो, किसी भी कीमत पर, कोई रहम नहीं, नो होल्ड्स बार्ड। ये एक बहुत ही छोटा सा ऑर्डर था, लेकिन इसमें एक रूह कंपा देने वाला दृढ़ संकल्प और मौत का खौफ भरा हुआ था। यस सर, ईगल ने एक ट्रेंड कातिल वाली खूंखार नजरों के साथ ऑर्डर एक्सेप्ट किया। फिर वो मर्सिनरीज का पूरा ग्रुप किसी भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह उस घने जंगल में फैल गया और आरव और छवि के निशानों का पीछा करने लगा। छवि राठौर एक ऐसी लड़की थी जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। अपनी पूरी जिंदगी में उसने पहली बार इतना खौफनाक और ट्रॉमेटिक मंजर देखा था। उसे तो ये एहसास भी नहीं हुआ था कि उसे आरव ने बचा लिया है, जब तक कि उसने नोटिस नहीं किया कि उसे अब उस हबशी के शरीर की वो गंदी बदबू नहीं आ रही है। उसने अपना सिर उठाया और एकदम सुन्न पड़ गई। अकड़ू नवाब। उसकी बादामी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका मुंह शौक के मारे एक छोटे से ओक के आकार में खुल गया। इस अचानक हुए बदलाव से वो गहरे सदमे में थी। उसने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि आरव मल्होत्रा उसकी जान बचाएगा। क्या वो उसे वहीं छोड़कर भाग नहीं गया था? प्रिंसेस छवि, अगर तुम उन हटे कट्टे और जंगली दरिंदों के हाथों अपनी इज्जत नहीं लुटवाना चाहती हो, तो बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो कसम से मैं तुम्हें यहीं भेड़ियों के आगे फेंक दूंगा। आरव ने बेहद ठंडी और रुखी आवाज में चेतावनी दी। अगर उसने यशवर्धन राठौर से वादा ना किया होता तो वो खुशी खुशी इस रायते से बाहर ही रहता। उसे छवि राठौर नाम की इस नखरे वाली प्रिंसेस से कोई खास लगाव नहीं था, और ना ही उसके दिल में उसके लिए कोई प्यार या फीलिंग्स थी। तू अकड़ू नवाब कहीं के, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। छवि का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपना छोटा सा मुंह खोला और आरव के कंधे पर पूरी ताकत से काट लिया। उसके सफेद और नुकीले दांत आरव के मांस में गहरे गड़ गए। आरव ने अपने दांत पीसे और एक बेहद ठंडे और सख्त चेहरे के साथ उसे झटकते हुए बोला, क्या तुझे सच में लगा था कि मैं तुझे वहां मरने के लिए छोड़ दूंगा? मुझे छोड़ना मत। छवि का नाजुक शरीर खौफ से कांप उठा और उसकी आंखों में एक भयंकर दहशत चमक उठी। लड़के और लड़की के बीच की सारी शर्म और दूरियों, कल्चरल टैबूज को भूलकर वो किसी ऑक्टोपस की तरह आरव से कसकर चिपक गई। मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे अकड़ू नवाब। प्लीज मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ना। उस हबशी का वो खौफनाक चेहरा और वो खून से सने कत्लेआम के नजारे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उस शौक की वजह से उसे लग रहा था जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। उसका इमोशनल स्टेट इस वक्त पूरी तरह से मेल्टडाउन होने की कगार पर था। जब वो खौफ के समंदर में डूब रही थी, तब आरव की एंट्री किसी भगवान की भेजी हुई लाइफलाइन जैसी थी। इसलिए अब वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा कसकर पकड़े हुए थी। उसे लग रहा था जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और हसीन सरप्राइज था, और आरव की बाहों में होने से उसे एक अजीब सी और बयां ना की जा सकने वाली सिक्योरिटी महसूस हो रही थी। जंगल के उस बीहड़ और उबड़ खाबड़ रास्ते पर एक खौफनाक रफ्तार से दौड़ते हुए आरव ने नीचे देखा और ताना मारते हुए बोला, तुझे तो सच में भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तेरा बाप इतना अच्छा और शातिर है। अगर यशवर्धन राठौर ने आरव की असली कीमत ना पहचानी होती, तो आरव ने ये जॉब असाइनमेंट कभी एक्सेप्ट ही नहीं की होती। ये सुनते ही छवि संत स्पीचलेस रह गई। आरव को उसके पिता यशवर्धन राठौर ने उसकी हिफाजत के लिए भेजा था। तो उस रात पार्टी में उसने और बेला ने जिस परछाई को देखा था, वो इत्तेफाक नहीं था, वो आरव ही था। क्या इसीलिए आरव कॉलेज में इतना अजीब बर्ताव करता था? क्या वो हमेशा एक साए की तरह उसके पीछे रहता था? अब तक जो कुछ भी अजीबोगरीब घटा था, वो सब एकदम शीशे की तरह साफ मेक सेंस हो गया था। आरव का यहाँ हिंद विद्यापीठ में आने का इकलौता मकसद सिर्फ और सिर्फ उसकी जान बचाना था। उसी पल उसके दिमाग के सारे तार जुड़ गए। उसके दिल की गहराइयों से एक बहुत ही अजीब और मीठा सा एहसास उमड़ पड़ा, एक ऐसा मिक्स ऑफ फीलिंग्स जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी।
कसकर पकड़ लो। आरव की एक नीची और कड़क आवाज ने उसे ख्यालों से बाहर निकाला। भागते भागते आरव अचानक से किसी जंगली बाघ की तरह हवा में उछला। उसने 3 मीटर 3 यार्ड्स चौड़े एक पानी के नाले स्ट्रीम के ऊपर से एक खौफनाक छलांग लगा दी। छवि ने उस जंप को अपने पूरे शरीर में महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी बहुत बड़े झूले स्विंग पर झूल रही हो। लेकिन ये उससे 1000 गुना ज्यादा थ्रिलिंग और डरावना था, क्योंकि उस नाले के नीचे सीधा 7-8 मीटर 7 to 8 यार्ड्स का गहरा गड्ढा था। इन ऊंचे पहाड़ों से बहने वाला वो पानी आगे जाकर जंगल की गहराइयों में एक वाटरफॉल बना रहा था। वो अपनी चीख नहीं रोक पाए और उसने डर के मारे आरव को और भी कसकर जकड़ लिया। उसे लगा वो नीचे गिर जाएगी। क्या तुम औरतों को चीखने के अलावा और कोई काम नहीं आता? आरव ने एक बेहद रूखे और बिना किसी हमदर्दी अनसिम्पैथेटिक वाले एक्सप्रेशन के साथ उसे ताना मारा। छवि चिढ़ के मारे रोने वाली हो गई। उसने आरव को घूरते हुए शिकायत की, मैं चीखना नहीं चाहती, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। ये बहुत डरावना है। अगर इतना ही डर लग रहा है तो अपनी आंखें बंद कर ले। आरव ने अपना बॉस हॉटी वाला एटीट्यूड दिखाते हुए गुर्राया। अपने होठों को दांतों तले दबाते हुए छवि ने सच में अपना चेहरा आरव की मजबूत छाती में छुपा लिया। टारगेट लॉक। वो लोग सीधे आगे लगभग 500 गज यार्ड्स की दूरी पर है। हथियार लोड करो। एंगेज करने के लिए तैयार रहो। पीछे से ईगल ने अपनी स्क्वाड को ऑर्डर दिया। उसने अपनी राइफल पर अपनी पकड़ मजबूत की और पीछा करने की अपनी रफ्तार को और तेज कर दिया। आरव को बहुत अच्छे से पता था कि उसके पीछे मौत का साया मंडरा रहा है। ये ब्लैकवाटर कंपनी के मर्सिनरीज थे जो शिकार को कभी आसानी से नहीं छोड़ते। अगर आरव अकेला होता तो इन्हें चकमा देना उसके लिए बच्चों का खेल था, लेकिन छवि के साथ होने से ये बहुत मुश्किल हो गया था। भले ही वो अपनी फुल स्पीड से भागे, लेकिन वो हल्के हथियारों से लेस लाइटली इक्विप्ड उन ट्रेंड कातिलों से बहुत देर तक दूर नहीं रह सकता था। उसे कोई तगड़ा प्लान सोचना ही पड़ेगा। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए आसपास के माहौल को स्कैन किया। वो इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। अगर मैं छवि को किसी महफूज सेफ जगह पर छुपा दूं तो काम बन जाएगा। अकेले आरव को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो पीछे आ रहे उन सारे कातिलों को एक एक करके नर्क पहुंचा सकता है। भागते हुए उसकी नजर एक और छोटी सी नदी पर पड़ी। झाड़ियों की वजह से उस नदी का किनारा पूरी तरह से गाढ़े कीचड़ मड और दलदल से भरा हुआ था। अगर कोई भी उसमें चलता तो वो तुरंत काले कीचड़ से सन जाता। मिल गया। आरव के दिमाग की बत्ती जली। उसने अपनी बाहों में लिपटी उस हसीन प्रिंसेस की तरफ नीचे देखा। आज वो इस प्रिंसेस को थोड़ी तकलीफ देने वाला था, और साथ ही उस दिन पार्टी में जो इसने आरव की सरेआम बेइज्जती की थी, उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। क्या मुझे सच में यहाँ छुपना पड़ेगा? ये बहुत ठंडा है। पतझड़ ऑटम का मौसम अभी अभी बीता था और हवा में एक ठंडक थी। मौसम ना तो ज्यादा ठंडा था और ना ही गर्म, लेकिन पहाड़ों की गहराइयों से बहने वाली उस नदी का पानी किसी बर्फ आइसी की तरह ठंडा था। आरव के ऑर्डर के बाद छवि उस बदबूदार और काले कीचड़ में आधी दबी हुई लेटी थी। वो ठंड और डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी और आरव के सामने गिड़गिड़ा रही थी। अगर तुम चाहती हो कि वो दरिंदे तुम्हें चबाकर थूक दें, तो बाहर आ जाओ, वरना चुपचाप यहीं छुपी रहो। फिर आरव ने उसे सांस लेने के लिए नरकुल की एक खोखली डंडी हॉलो रीड ट्यूब थमाए और बहुत ही सीरियस टोन में तसल्ली देते हुए बोला, मुझे बस 20 मिनट का टाइम दो। मैं उन सारे मर्सिनरीज को मौत के घाट उतार कर आता हूँ। उसके बाद तुम बाहर आ सकती हो। अध्याय 80 शिकार का वक्त। छवि राठौर एक पल के लिए अपनी घबराहट और हिचकिचाहट से लड़ी, लेकिन आखिरकार उसने आरव की बात मानने और उस बदबूदार गंदे कीचड़ में छुपने का फैसला कर लिया। मुझे भूल मत जाना। मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं यहाँ से अकेले बाहर नहीं निकल पाऊंगी। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकते हुए उस दलदल में उतरी। उसकी आवाज किसी मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी और कांपती हुई थी, लेकिन उसके ये शब्द आरव के दिल में सीधे जाकर लगे। शायद उसके जैसी किसी बेहद खूबसूरत और बेबस लड़की के लिए थोड़ी हमदर्दी सिंपैथी महसूस करना एक इंसान के लिए बहुत नॉर्मल बात थी। मैं नहीं भूलूंगा।
आरव ने उसके ऊपर कीचड़ और पत्ते डाल दिए, जिससे वो पूरी तरह से छुप गई और किसी की भी नजरों से गायब हो गई। इसके बाद आरव खुद उस नदी के पानी में उतर गया। नदी ना तो ज्यादा चौड़ी थी और ना ही गहरी, पानी मुश्किल से उसकी जांघों तक ही आ रहा था। छप 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 पपपा। छवि को अचानक से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग ठीक उसके बगल से गुजर रहे हो। खौफ के मारे उसने अपनी सांसें रोक ली। रेड स्कॉर्पियन मर्सिनरी कॉर्प्स का वो हट्टा कट्टा और काना कमांडर ईगल उन चट्टानों के पास कीचड़ में बने पैरों के निशानों को गौर से देख रहा था। वहां दो तरह के निशान थे, एक छोटे और एक बड़े। ईगल ने अपनी इकलौती आंख सिकुड़ी और एक बेहद ठंडी आवाज में दहाड़ा, तो आखिरकार वो चालाक लोमड़ी यहां से गुजरा ही है। अगर वो नदी के रास्ते आगे बढ़ा तो जल्द ही हम उसके पैरों के निशान खो देंगे। जल्दी करो। नदी के बहाव डाउनस्ट्रीम की तरफ फैल जाओ, और अगर पानी में कीचड़ का एक कतरा भी दिखे तो सीटी बजाकर इशारा करना। वो उस लड़की को उठाकर भाग रहा है, इसलिए वो हमसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। मर्सिनरीज की वो पूरी फौज नदी के किनारे किनारे तेजी से आगे बढ़ने लगी। एक्सपीरियंस होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये आप पर ही भारी पड़ जाता है। इस वक्त वो सब आरव मल्होत्रा की हथेली पर कठपुतलियों की तरह नाच रहे थे। आरव का पूरा प्लान ही यही था कि वो उन्हें अलग अलग स्प्लिट अप कर दे। अब छवि का बोझ बर्डन आरव के साथ नहीं था। आरव ने अपनी स्पीड को दोगुना कर दिया, जंगल के उस अंधेरे में किसी खौफनाक भूत फैंटम की तरह मूव करते हुए। उसने अपना खूनी शिकार शुरू कर दिया। ये तो नामुमकिन है। आखिर वो साला गया कहां? हम इतनी देर से उसका पीछा कर रहे हैं और उसका कोई नामो निशान तक नहीं है। एक लड़की का बोझ उठाकर हमसे बचकर निकल जाना। ये लड़का सच में कोई मामूली इंसान नहीं है। रेड स्कॉर्पियन के दो कातिल आसपास के इलाके को स्कैन करते हुए निराश होकर बात कर रहे थे। दोनों में से किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि उनके सिर के ऊपर पेड़ की एक मोटी टहनी से एक जंगली बेल वाइन का फंदा बेहद खामोशी से नीचे उतर रहा था, और वो फंदा सीधे लाल चेहरे वाले एक हटे कट्टे कातिल के सिर की तरफ बढ़ रहा था। वो बेल उस लाल चेहरे वाले कातिल रेड गोस्ट की गर्दन के चारों तरफ कस गई। उसने घबराहट में तुरंत उस बेल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बहुत ही भयंकर ताकत ने उसे हवा में ऊपर की तरफ खींच लिया। वो फंदा उसकी सांस की नली पर इतना कस चुका था कि वो सांस लेना तो दूर, उसके मुंह से चीख तक नहीं निकल पा रही थी। वो हवा में पागलों की तरह छटपटा रहा था और अपने आगे चल रहे साथी व्हाइट एप को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका साथी उससे 2 कदम आगे था और उसकी उंगलियां बस कुछ इंच की दूरी से उसे छूने से चूक रही थी। उसका चेहरा खून जमने की वजह से सूज गया और एकदम सुर्ख लाल बीट रेड पड़ गया। वो बेबस होकर बस अपने साथी को दूर जाते हुए घूर सकता था, जिसे कुछ भनक तक नहीं थी। वुश वुश। उस लाल चेहरे वाले कातिल को झटके से पेड़ की घनी पत्तियों के बीच खींच लिया गया। पत्तियों से छनकर आती हुई हल्की सी रोशनी में उसने एक बेहद हैंडसम लेकिन पूरी तरह से भावहीन और खौफनाक चेहरा आरव देखा। खौफ के मारे उस कातिल की आंखें फटी रह गईं। उसने हवा अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की हवा जम गई हो। उसकी सांस की नली में ऑक्सीजन का एक कतरा भी नहीं जा रहा था। बेइंतहा दर्द और तड़प से भरा वो लाल चेहरे वाला कातिल बस फटी आंखों से आरव को घूर रहा था। उसका हाथ कांपते हुए अपने इंटरकॉम की तरफ गया, लेकिन आरव ने बहुत ही हल्के से उसके हाथ को दबा दिया, जिससे वो हिल भी नहीं पाया। उसकी छटपटाहट अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, क्योंकि उसके गले का वो फंदा और कसता जा रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि दम घुटने अस्फिक्सिएशन से उसकी मौत बस कुछ ही सेकंड दूर है। उसका साथी, जो उससे आगे चल रहा था, उसे आखिरकार एहसास हुआ कि पीछे कुछ गड़बड़ है। उसने पलटकर देखा। वो गया कहां? रेड घोस्ट। ओए रेड घोस्ट। उसने अपने साथी को उसके कोड नेम से 2 बार पुकारा। उसकी आवाज जंगल के उस सन्नाटे में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में छुपे किसी दानव ने उसकी आवाज को ही निगल लिया हो। उसे एक पत्ता खड़कने तक की आवाज नहीं आई। वो बुरी तरह घबरा गया और अपनी बंदूक तानकर खौफ से आसपास देखने लगा। साथ ही उसने अपने वॉकी टॉकी पर ईगल को रिपोर्ट दी। ईगल, जवाब दो। रेड घोस्ट गायब हो गया है। आई रिपीट रेड घोस्ट गायब है। गायब होने का क्या मतलब है साले? वो ठीक तेरे पीछे खड़ा है।
जीपीएस में तुम दोनों की लोकेशन एक दूसरे के एकदम ऊपर ओवरलैपिंग दिखा रही है। ईगल की कड़कती हुई आवाज इंटरकॉम से वापस आए। एक एलीट और खूंखार मर्सिनरी स्क्वाड होने के नाते उनके पास सबसे एडवांस टॉप ऑफ द लाइन जीपीएस टेक्नोलॉजी थी। ईगल की घड़ी पर उसके हर एक आदमी की लोकेशन एक लाल बिंदु रेड डॉट की तरह दिखती थी। क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग? उस कातिल, जिसका कोड नेम व्हाइट एप था, उसके पूरे शरीर से खौफ का ठंडा पसीना छूटने लगा। उसकी नजरें धीरे धीरे कांपते हुए ऊपर पेड़ की तरफ उठी। और जो नजारा उसने देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। ठीक उसके सिर के ऊपर पेड़ की टहनी से एक लाश लटक रही थी। वो उसका हट्टा कट्टा साथी रेड घोस्ट था। रेड घोस्ट के चेहरे का सारा खून सूख चुका था, उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसकी जीभ मुंह से बाहर लटक रही थी। व्हाइट ऐप की हड्डियों तक में खौफ की बर्फ जम गई और वो एक दर्दनाक चीख मारते हुए लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हटा। व्हाइट ऐप, रिपोर्ट कर साले, वहां क्या चल रहा है? ईगल की दहाड़ती हुई आवाज इंटरकॉम में गूंजी। रेड घोस्ट मारा गया। उसे पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया है। मुझे बैकअप चाहिए, तुरंत बैकअप भेजो। व्हाइट ऐप के दांत डर के मारे बुरी तरह किटकिटा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एक रेजर जैसी तेज और खौफनाक धार वाली खंजर डैगर ने पीछे से उसकी छाती को आर पार चीर दिया। एक झटके और भयंकर बेरहमी के साथ आरव ने वो खून से सना हुआ खंजर उसके शरीर से वापस खींच लिया। उस खंजर ने उसकी पीठ से घुसकर सीधा उसके दिल को चीर दिया था। पफ पफ पुफ, उस गहरे घाव से गर्म और ताजे खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। व्हाइट ऐप के चेहरे के हाव भाव एकदम पत्थर की तरह जम गए और उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं, जब वो धड़ाम से अपने ही खून के तालाब में गिर पड़ा। व्हाइट ऐप, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जवाब दो मादर तारानकन। इंटरकॉम के ईयरपीस से ईगल की बौखलाए हुई और पैनिक अर्जेंट से भरी आवाज गूंज रही थी। आरव के चेहरे पर अभी भी कोई इमोशन नहीं था। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और पूरी ताकत से उस रेडियो वॉकी टॉकी पर दे मारा। वो मशीन चकनाचूर हो गई और उसके छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे जमीन पर बिखर गए। अपनी नजरें उठाते हुए उसने जंगल की गहरी और खौफनाक अंधेरी खाइयों में देखा और खुद से बुदबुदाया, अभी 11 और बाकी है। फिर किसी बंदर की सी फुर्ती के साथ वो वापस उछलकर पेड़ों की टहनियों के बीच गायब हो गया। उसके गुजरने से कुछ टहनियां हिली और कुछ सूखे पत्ते धीरे धीरे जमीन पर आ गिरे। फक शत, ईगल ने जोर से गाली बकी और अपनी पूरी स्क्वाड को ऑर्डर दिया, सारे के सारे लोग तुरंत व्हाइट ऐप और रेड घोस्ट की लोकेशन पर पहुंचो। अभी के अभी। मूव। उसके वॉकी टॉकी पर एक साथ कई जवाब गूंजे, यस सर। उसी वक्त साहिल मेहरा फैंग चौंकियांग के कॉल करने के बाद जोधपुर पुलिस की एक बहुत बड़ी फौज कंटिंजेंट उनकी लोकेशन की तरफ बढ़ रही थी। पुलिस के सायरन्स की वो कान फाड़ देने वाली चीखें सड़कों पर गूंज रही थी और पुलिस की कई गाड़ियां काली घाटी की तरफ गोली की रफ्तार से भाग रही थी। एसीपी मैम, हमलावरों के पास स्नाइपर राइफल्स हैं। ये कोई मामूली सड़क छाप गुंडे या क्रिमिनल्स नहीं लग रहे। मुझे कोई परवाह नहीं कि वो कौन है। अगर वो मेरे जोधपुर शहर में ये खूनी खेल खेलने की जुर्रत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा है। वायरलेस पर मैसेज पास करो। मुझे पुलिस की हर ब्रांच से उनके बेस्ट ऑफिसर्स और कमांडो काली घाटी में अभी के अभी चाहिए। हम पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरकर एक ऐसा जाल बिछाएंगे कि कोई इंसान तो क्या, एक कीड़ा भी बचकर नहीं निकल पाएगा। पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठी एसीपी गायत्री राजपूत गू किनलाइन ने एक खूंखार शेरनी की तरह दहाड़ते हुए ऑर्डर दिया। अपनी पुलिस की वर्दी में वो बेहद कड़क, तेज तर्रार और खूबसूरत लग रही थी। उनके छोटे बाल सफाई से उनके कानों के पीछे एक बंद में बंधे थे और उनकी चमकती हुई आंखों में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का धधकता हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ ईगल अपने कुछ आदमियों के साथ पागलों की तरह व्हाइट ऐप और रेड घोस्ट की आखिरी लोकेशन की तरफ भाग रहा था। लेकिन तभी उसके इंटरकॉम से कुछ ऐसी खौफनाक आवाजें आने लगी जिसे सुनकर उसका खून सूख गया। वो आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे किसी बत्तख का गला रेता जा रहा हो और उसकी घड़ी जीपीएस पर दिख रहे उसके आदमियों के लाल बिंदु रेड डॉट्स।
एक एक करके चलना बंद हो रहे थे। मादर तारानकन तारानकन तारानकन, ये सब क्या बकवास चल रही है। ईगल को अच्छे से पता था कि हालात अब पूरी तरह से उनके हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन वो हट्टा कट्टा काना वन आइट कमांडर अभी भी ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता था। जब वो लोग उस लोकेशन पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि व्हाइट ऐप अपने खून के तालाब में मुर्दा पड़ा था और रेड घोस्ट की लाश पेड़ से लटक रही थी। डर के मारे उनके चेहरों का रंग उड़ गया और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब पूरी स्क्वाड वहां इकट्ठा हुई, तो ईगल ने गिना। अब वो सिर्फ 8 लोग बचे थे। वो सारे खूंखार मर्सिनरीज अब दहशत के मारे मौत का पसीना छोड़ रहे थे। वो काली घाटी का जंगल अब उन्हें मौत के कुएं की तरह लगने लगा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस घने अंधेरे में छुपे हुए खौफनाक कातिलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया हो। अध्याय 81, खूनी शिकार। ईगल ईगल के काने वन आइट चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। जो कुछ भी हो रहा था, वो हद से ज्यादा शैतानी और खौफनाक था। उस अंधेरे में छुपे दुश्मन ने बिना अपनी शक्ल दिखाए उनके 5 आदमियों की बलि चढ़ा दी थी। ईगल को अब शक होने लगा था कि जिससे उनका पाला पड़ा है, वो कोई इंसान है ही नहीं, बल्कि खून का प्यासा कोई शैतान ब्लडथर्स्टी गोस्ट है। ये रेड स्कॉर्पियन मर्सिनरी कॉप्स रेड स्कॉर्पियन एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कातिलों का ग्रुप था, और उन्होंने इंडिया के सबसे बड़े मगरमच्छ यशवर्धन राठौर छू युंगशिंग की बेटी का शिकार करने का ये खतरनाक दांव खेला था। आखिरकार यशवर्धन राठौर सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बहुत बड़ा और खौफनाक नाम था। अगर ये किडनैपिंग सक्सेसफुल हो जाती, तो इस ब्लैक वाटर कंपनी के अंदर रेड स्कॉर्पियन की इज्जत और पावर कई गुना बढ़ जाती। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यशवर्धन राठौर ने अपनी बेटी की हिफाजत के लिए एक ऐसे पागल और खूंखार राक्षस को रखा हुआ है। ये लड़का इस जंगल में उनके साथ सिर्फ चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेल रहा था, बल्कि वो साक्षात मौत के देवता ग्रिम रीपर की कातिलाना दरांती साइड बन चुका था, जो बिना रुके एक एक करके उनकी जिंदगियों की फसल काट रहा था। मुझे उस साले को ढूंढना ही होगा। मैं दुनिया की सबसे खौफनाक और दर्दनाक सजा देकर उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, ईगल ने एक खूंखार चेहरे के साथ गुर्राते हुए कहा। गुस्से और खौफ के मारे उसके होठों के किनारे की नसें फड़फड़ा रही थीं, और वो पूरी तरह से पगला चुका था। ठीक उसी पल अंतरिक्ष को चीरती हुई एक स्नाइपर बुलेट हवा में सीटी बजाती हुई सीधा उसकी तरफ आई। प्यूशिश प्यू, वो एक सिंगल गोली एक साथ दो हटे कट्टे कातिलों की गर्दनों को चीरती हुई आर पार निकल गई। हवा में लाल खून की एक धुंध ब्लडी मिस्ट सी छा गई, और वो दोनों आदमी बिना एक चीख मारे, बिना कोई आवाज किए, अपने ही खून के तालाब में धड़ाम से गिर पड़े। उनकी कटी हुई गर्दनों से खून का फव्वारा फूट रहा था। एक ही गोली से दो शिकार, किलिंग टू विद अ सिंगल शॉट। ये सच में एक रूह कंपा देने वाली और खौफनाक निशानेबाजी शूटिंग थी। टारगेट मिल गया, वो वहां पर है। थोड़ी देर की शांति के बाद स्क्वाड के एक मेंबर ने आखिरकार आरव के छुपने की जगह हाइडिंग प्लेस ढूंढ ही ली। जैसे ही उसने अपनी राइफल का निशाना साधा, उसने तुरंत ईगल और बाकी लोगों को रिपोर्ट किया। हालांकि उसने आरव की फुर्ती और रिएक्शन टाइम रिएक्टिव एबिलिटी का अंदाजा लगाने में बहुत बड़ी भूल कर दी थी। जैसे ही उस कातिल ने अपना मैसेज पूरा किया, एक और स्नाइपर बुलेट हवा को फाड़ती हुई आए और एकदम सटीक निशाने के साथ उसके सिर पर जाकर फटी। उसका सिर किसी तरबूज वाटरमेलन की तरह ब्लास्ट एक्सप्लोड हो गया, और उसके दिमाग के लाल सफेद लोथड़े इनेड्स पूरे जमीन पर बिखर गए। मादर तारानकन 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 SH*T। ईगल ने भयंकर गाली बकी और गुस्से से पागलों की तरह अपना पैर जमीन पर पटका। उसने अपनी सबमशीन गन उठाए और आरव की छुपने वाली जगह की तरफ अंधाधुंध फायरिंग ब्लाइंड शॉट शुरू कर दी। बैंग 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 बैंग, बंदूक से निकली वो अनगिनत गोलियां हवा में एक भयंकर गूंज रिवर्बरेशन पैदा कर रही थीं। उनके साथ एक ऐसी खौफनाक गर्मी हाई टेम्परेचर आ रही थी जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती थी, और नंगी आंखों से उनकी रफ्तार देख पाना नामुमकिन था। उनमें से एक गोली उड़ती हुई आए और आरव के कान के एकदम बगल से बाल बाल बचकर निकल गई। उस गोली की सीटी विसलिंग साउंड से आरव के कान के पर्दे सुन्न थम हो गए। वो साक्षात मौत के देवता ग्रिम रीपर के हाथों मारे जाने से बस 1 इंच से बचा था।
इंसान का दिल चाहे कितना भी फौलादी क्यों ना हो, लेकिन मौत को इतने करीब से छूकर गुजरते देख किसी के भी माथे से ठंडा पसीना छूट सकता है। आरव ने तुरंत खुद को शांत किया, और इससे पहले कि ईगल और उसके आदमी उस जगह पहुंच पाते, आरव वहां से किसी भूत की तरह गायब हो चुका था। बाहर आ साले, बाहर निकल मादर तारानकन तारानकन तारानकन। काना वन आइड ईगल गुस्से से दहाड़ा और उसने अपनी सबमशीन गन की सारी गोलियां आसपास की झाड़ियों में पागलों की तरह बरसाना शुरू कर दी। गोलियां सब कुछ चीर रही थीं। आग की लपटें, फायर स्नेक्स, टूटी हुई टहनियां और पत्ते हवा में उड़ रहे थे, और हर तरफ लकड़ी का बुरादा सॉडस्ट फैल गया था। इस भयंकर शोर से जंगल के परिंदों का एक पूरा झुंड डरकर आसमान में उड़ गया। जब तक उसकी गन की मैगजीन पूरी तरह से खाली नहीं हो गई, ईगल ने ट्रिगर से अपनी उंगली नहीं हटाई। आखिरकार मशीन गन से क्लिक 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 की आवाज आने लगी, जिसका मतलब था कि चेंबर खाली हो चुका है, और बंदूक की नाल से गाढ़ा सफेद धुआं निकल रहा था। इस वक्त बचे हुए चारों कातिल खौफ के मारे मौत का पसीना छोड़ रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा रूह कंपा देने वाला खौफ और दबाव प्रेशर कभी महसूस नहीं किया था। आरव ने अपना खंजर डैगर दांतों तले दबाया, और किसी भूखे और पागल भेड़िए की तरह लंबी घास के बीच से निकलकर एक कातिल की तरफ झपटा। उस आदमी को अपनी मौत का एहसास हुआ और वो पीछे मुड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आरव का वो खौफनाक और पूरी ताकत से भरा हुआ खंजर एकदम स्मूथ तरीके से उस आदमी के गले को रेतता हुआ निकल गया। प्यूश प्यू, ये सब बिजली की रफ्तार से हुआ था। उस आदमी के गले का मांस किसी मक्खन की तरह कट गया, और वहां से ताजे खून का फव्वारा फूट पड़ा। आरव अपनी ही जगह पर तेजी से घूमा, ट्विस्टिंग बैकवर्ड, और उसने अचानक से अपने बाईं लेफ्ट तरफ खड़े एक और हटे कट्टे कातिल पर हमला कर दिया। आरव के मूवमेंट्स बहते हुए पानी और बादलों की तरह इतने स्मूथ थे कि सब कुछ एक ही पल साइमल्टेनियसली में हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि मौत की एक सीधी लकीर, स्ट्रेट लाइन हो। अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए आरव ने एक भयंकर तूफान, फ्राइटनिंग विंड पैदा कर दिया। ऐसा लगा जैसे वो मुक्का हवा को फाड़ता हुआ सीधा उस बड़े से कातिल की छाती पर जा लगा हो। बैंग बैंग, क्रंच, क्लिक। आरव का वो लोहे जैसा फौलादी मुक्का, आयरन फिस्ट, किसी हथौड़े, स्टील हैमर की तरह था, और उसने उस हटे कट्टे आदमी की छाती में एक गहरा गड्ढा इम्प्रिंट बना दिया। उस मुक्के में किसी सुनामी जितनी खौफनाक ताकत थी। उस कातिल के सीने की हड्डी, स्टर्नम, टूटकर सीधा उसके दिल में घुस गई। उसके मुंह से गाढ़ा लाल खून बाहर उछला, स्प्यूड फोर्थ, और उसका भारी शरीर पीछे की तरफ हवा में उड़ा, जब तक कि वो दो आदमियों जितने मोटे एक विशालकाय पेड़ के तने ट्रंक से जाकर धड़ाम से नहीं टकरा गया। वो पेड़ इतनी बुरी तरह हिला कि उसके अनगिनत हरे पत्ते जमीन पर आ गिरे। ये नजारा ऐसा था जैसे किसी खूंखार जानवर ने अपने पंजों से उस आदमी का दिल बाहर निकाल लिया हो, और उसकी जान एक ही झटके में हवा हो गई हो। बेहद खूंखार, फियर्स, बेरहम, टिरानिकल, और बिना किसी रहम के किए गए वार। एक ही झटके में मौत, फेटल ब्लो। मादर तारानकन तारानकन तारानकन, वो यहाँ है। एक गंजे बोल्ड मर्सिनरी ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने अपनी सबमशीन गन आरव की तरफ तानी और अंधाधुंध स्वीपिंग शॉट्स, गोलियां चलाना शुरू कर दी। आरव अपनी पूरी ताकत के साथ किसी चीटर की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसने एक भी गोली को खुद को छूने तक नहीं दिया। उसने अपनी बॉडी को एकदम नीचे रखा और एक अजीब सी खौफनाक शांति, पीस के साथ उस गंजे की तरफ लपका। आरव के गले से एक और ठंडी फुफकार, कोल्ड स्नॉट, निकली। उसकी मजबूत टांगों ने हवा में सीटी बजाई, और उसका पैर पूरी ताकत से उस गंजे आदमी के घुटने पर जाकर फटा, एक कान फाड़ देने वाली कड़क क्लिक की आवाज के साथ। उस गंजे की लंबी और सीधी टांग पलक झपकते ही पीछे की तरफ उल्टी मुड़ गई। उसके मुंह से दर्द की एक भयानक चीख निकल गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, आरव के हाथों में चमकता हुआ वो खंजर, डैगर, पल भर में उसकी गर्दन को चीरता हुआ निकल गया। प्यूश प्यू, उसकी गर्दन की नसें, आर्टरीज कट गईं, और खून का एक खौफनाक फव्वारा, फाउंटेन ऑफ ब्लड, तेजी से बाहर उछलने लगा। उस गंजे कातिल की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से बंदूक छूटकर गिर गई, और उसने अपने दोनों हाथों से अपने खून से लथपथ गले को कसकर पकड़ लिया। लेकिन वो चाहे कुछ भी कर ले, वो उस बहते हुए खून को नहीं रोक पाया।
वो जमीन पर ऐसे धड़ाम से गिरा जैसे उसके शरीर से हड्डियां ही निकाल ली गई हो, लॉस्ट ऑल सपोर्ट। उसकी टांगें कुछ पल के लिए फड़फड़ाईं। और फिर मौत, डेथ ने उसे हमेशा के लिए अपनी आगोश में ले लिया। सिर्फ एक पलक झपकने के टाइम इंस्टेंट में आरव ने तीन और खूंखार कातिलों को मौत के घाट उतार दिया था। और मौत के इस देवता डेथ साइड की दरांती अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आरव का वो खून से सना हुआ खंजर डैगर अपने मालिक की पूरी नफरत वेंजेंस के साथ हवा में 3-4 मीटर दूर तक उड़ा। और एक भयानक पू छू की आवाज के साथ एक चौकोर चेहरे स्क्वायर फेस्ड वाले कातिल की छाती के एकदम आर पार घुस गया। भले ही वो काना ईगल, वन आइड ईगल इस पूरी स्क्वाड का लीडर था, लेकिन इस खूनी खेल में उसका सिर्फ एक ही आदमी आरव पर सही निशाना लॉक ऑन टू लगा पाया था। लेकिन उस आदमी की गोली चलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि आरव और वो चौकोर चेहरे वाला कातिल अब एक दूसरे के एकदम सीध में ओवरलैपिंग आ चुके थे। या सीधे शब्दों में कहें तो वो चौकोर चेहरे वाला आदमी अब आरव की कठपुतली, पपट बन चुका था। आरव उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा था और उसे दाएं बाएं, साइड टू साइड हिला रहा था। शान याओ, ओए शान याओ। ईगल ने उस चौकोर चेहरे वाले आदमी को 2 बार चिल्ला कर पुकारा। ईगल ने अपनी बंदूक अपनी आंखों के आई लेवल पर उठाए और आरव को जान से मारने, सेट अप द किल के लिए पोजीशन बदलने लगा। भले ही आरव अभी भी उसके आदमी को एक शील्ड कवर की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ईगल चाहे जितनी भी बार अपनी पोजीशन बदल ले, वो चौकोर चेहरे वाला आदमी और आरव हमेशा एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन में आ जाते थे। उस चौकोर चेहरे वाले आदमी का शरीर इतना हट्टा कट्टा और चौड़ा, मैसिव साइज था कि आरव उसके पीछे पूरी तरह से छुप चुका था। अगर कोई बाहर वाला इस नज़ारे को देखता तो उसे यही लगता कि वहां सिर्फ वो काना ईगल खड़ा है और उसके सामने एक चौकोर चेहरे वाला आदमी किसी अजीब सी पोजीशन में खड़ा होकर किसी धागे से बंधी कठपुतली, पपट ऑन अ स्ट्रिंग की तरह नाच रहा है। ये पूरा नज़ारा सच में रूह कंपा देने वाला और बेहद डरावना eerie लग रहा था। ईगल के माथे से मटर के दाने जितने बड़े पसीने, बीन साइज्ड बीड्स ऑफ स्वेट टपक रहे थे। वो आरव पर पागलों की तरह चीखा, उसे छोड़ दे साले, उसे छोड़ दे। अगर ईगल ये कहता कि वो नहीं डर रहा है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता। क्या ये दुश्मन सच में कोई इंसान था? एक अकेला आदमी इतने कम लिटिल टाइम में उसके इतने सारे खूंखार साथियों को कैसे मार सकता था? ठीक उसी पल ईगल की तरफ पीठ किए खड़े उस चौकोर चेहरे वाले आदमी के पैर अचानक हवा में उठ गए और ऐसा लगा जैसे उस आदमी के अंदर किसी शैतानी रूह, ईवल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया हो। वो बहुत तेजी से ईगल की तरफ दौड़ा। अध्याय 82, कपड़े उतारो। रुक जा, वहीं रुक जा मादर तारानकन। काने वन आइड ईगल की इकलौती आंख खौफ से फटी की फटी रह गई और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। अपने साथी के लटकते हुए हाथ पैरों और उसके गले से निकल रही उस खुरदरी आवाज को सुनकर उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो चौकोर चेहरे वाला स्क्वायर फेस्ड कातिल अभी तक मरा नहीं है, और सिर्फ इसी वजह से कि उसका साथी अभी जिंदा था। ईगल गोली नहीं चला पा रहा था। भले ही वो लोग बेरहम और खून के प्यासे मर्सनरीज थे, लेकिन अपने ही साथी को इस तरह बेमौत मारने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो चौकोर चेहरे वाला आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था, ईगल का खौफ और जान का खतरा बढ़ता जा रहा था। उसे अपने शरीर का एक एक रोआ खड़ा होता हुआ महसूस हो रहा था और उसे पक्का यकीन हो गया था कि अब बस उसकी मौत का फरमान आने ही वाला है। अपने अंदर के उस खौफनाक डर से लड़ते हुए उसने अपने दांत पीसे और दहाड़ते हुए कहा, जा नर्क में साले कुत्ते के पिल्ले। और उसने अपनी स्नाइपर राइफल का ट्रिगर दबा दिया। लगभग उसी सेकंड आरव ने उस चौकोर चेहरे वाले कातिल की छाती से अपना खंजर डैगर झटके से बाहर निकाला और किसी भूखे शेर की तरह ईगल की तरफ झपटा। वो खौफनाक स्नाइपर बुलेट उस चौकोर चेहरे वाले आदमी के एकदम बगल से सीटी बजाती हुई निकली और आरव के चेहरे को बस छूकर गुजर गई। आरव बाल बच गया था। एक खूंखार बाघ की तरह आरव ने अपने खंजर के साथ ईगल पर छलांग लगा दी। वो चमकता हुआ खंजर किसी बाघ के नुकीले दांतों की तरह मौत का खौफ पैदा कर रहा था। ईगल को बस अपने सामने एक पल के लिए वो खंजर चमकता हुआ दिखाई दिया और अगले ही पल उसे अपनी स्नाइपर राइफल पर एक भयंकर इम्पैक्ट महसूस हुआ। वो लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हटा और फिर किसी तरह अपना बैलेंस संभाला।
जब उसने अपनी राइफल की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी बंदूक की नाल बैरल एकदम सफाई से कटकर आधी हो चुकी थी। वो कटान इतनी स्मूथ स्मूथ और परफेक्ट थी जैसे किसी लेजर से काटी गई हो। गन टूट गई क्या? आरव ने अपना खंजर नीचे किया और सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक बेहद कातिलाना और मजेदार मुस्कान, प्लेफुल स्माइल थी। ऐसा नहीं था कि वो इस काने कमांडर को जान से मारना नहीं चाहता था, लेकिन अभी के लिए उसने अपने खंजर को सिर्फ उसकी राइफल तक ही पहुंचने दिया था। ईगल ने अपने सामने खड़े उस नौजवान इंडियन हुआ नेशनल लड़के को देखा, जो उससे हाइट में करीब 4-5 इंच छोटा था। उस विदेशी कातिल को अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो इंसान जिसने उन्हें पूरे जंगल में कठपुतलियों की तरह नचाया। वो खौफनाक भूत जिसने उसके 1 दर्जन साथियों की लाशें बिछा दी। वो बस एक दुबला पतला और सीधा साधा सा दिखने वाला लड़का था। ईगल को लग रहा था जैसे वो इस लड़के को एक ही हाथ से हवा में उठा सकता है। हालांकि एक खूंखार कातिलों की टीम का लीडर होने के नाते, जिसने पिछले 1 दशक डेकेड से मौत के खेल खेले थे, ईगल ने तुरंत खुद को शांत किया और अपनी टूटी हुई स्नाइपर राइफल को साइड में फेंक दिया। उसने अपनी कमर से अपना खंजर डैगर निकाला और एक फाइटिंग स्टांस में खड़ा हो गया। उसने एक खूंखार और बेरहम आवाज में आरव को चुनौती दी, मैं तुझे इसकी बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। तू साले इंडियन हुआ पिग। तेरे इतने सारे आदमी मेरे हाथों कुत्तों की मौत मारे गए, और अब तू अकेला मुझसे लड़ेगा। आरव ने एक तिरस्कार भरी, डिस्डेनफुल और शैतानी हंसी हंसते हुए अपने खंजर से खून पोंछा। तेरे इस घमंड की तुझे मौत मिलेगी। उगा है उगा। ईगल किसी पागल जानवर की तरह दहाड़ा। उसने अपने पैरों को जमीन पर घुमाया और आरव की तरफ पूरी ताकत से चार्ज किया। उसके हमले में कोई बहुत फैंसी या दिखावटी टेक्निक नहीं थी। बस एक सीधा और खौफनाक वार था, जिसमें किलिंग इंटेंट कूट कूट कर भरा था। उसका खंजर आरव की गर्दन की तरफ एक ही झटके में उसकी जान लेने के इरादे से बढ़ रहा था। तू अपनी औकात से ज्यादा उछल रहा है साले। आरव ने एक ठंडी फुफकार छोड़ी। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी, और जैसे ही ईगल का खंजर उसके शरीर में घुसने ही वाला था, आरव का बायां पैर लेफ्ट फुट पीछे की तरफ खिसका और उसका पूरा शरीर एक झटके में साइड की तरफ मुड़ ट्विस्ट गया। जब दुश्मन का खंजर उसकी छाती के एकदम करीब से गुजर रहा था, ठीक उसी पल आरव का अपना खंजर हवा में एक खौफनाक और खूबसूरत डांस करता हुआ आगे बढ़ा, और उसकी नोक सीधे उस काने ईगल के गले के आर पार घुस गई। प्यूश प्यू। खून का फव्वारा फूट पड़ा और उस काने ईगल का भारी भरकम शरीर वहीं का वहीं जम गया। उसकी इकलौती आंख में एक गहरा अविश्वास, डिसबिलीफ और सदमा था। वन मूव, सिर्फ एक सिंगल मूव में वो हार गया था। ये कैसे मुमकिन था? वो ईगल था, रेड स्कॉर्पियन मर्सिनरी कॉर्प्स का सबसे खूंखार लीडर। वो इकलौता ऐसा इंसान था जो पलक झपकते ही किसी की भी जान ले सकता था। तो फिर आज ऐसा क्यों हुआ कि ईगल की आंखों में मौत का खौफ छाने लगा? उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन पजल थी, और वो इस हार की वजह समझ ही नहीं पा रहा था। आरव ने अपना कंधा पीछे बाईं तरफ खींचा और फिर अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ धक्का थ्रस्ट दिया। उसका ये पोज किसी महान स्वॉर्ड्समैन तलवारबाज की तरह बेहद एलिगेंट लग रहा था, और उसके होठों के किनारे एक हल्की सी शैतानी मुस्कान में ऊपर उठे हुए थे। उसका ये रूप सच में किसी कोल्ड ब्लडेड कातिल जैसा लग रहा था। जा, नर्क में जाकर अपने भाइयों से मिल ले। एक ठंडी और धुंधली सी मुस्कान के साथ आरव ने अपना खंजर झटके से बाहर खींच लिया, और उसके खंजर के बाहर आते ही ईगल की गर्दन से खून का ऐसा सैलाब उमड़ा जैसे किसी दम का दरवाजा टूट गया हो। ईगल के गले से एक खुरदरी और दर्दनाक आवाज, हॉर्स शाउट, निकली और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका सारा खून तेजी से बहने लगा, और साथ ही उसके शरीर की बची खुची ताकत और उसकी रूह भी हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ गई। आरव ने उस खून से सने खंजर को साइड में फेंका और वहां से पलटकर चल दिया। नदी के किनारे वापस लौटकर छवि राठौर किसी मछली की तरह उस गंदे कीचड़ से बाहर निकल आई थी। उसकी आंखें बंद थीं, और उसका चेहरा किसी सफेद कागज की तरह पीला पड़ चुका था। उसके लाल होंठ ठंड के मारे काले ब्लैक हो गए थे, और उसके दांत लगातार किटकिटा रहे थे।
वो किसी ग्रीन हाउस के उस नाजुक फूल की तरह लग रही थी जिसे किसी भयंकर तूफान ने कुचल दिया हो। उसे इस हालत में देखकर किसी का भी दिल पसीज जाता। आरव ने उसे अपनी बाहों में उठाया और नदी के पास ले जाकर साफ पानी से उसके शरीर का कीचड़ धोया। जब छवि को थोड़ा सा होश आया तो उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक बेहद बेबस और दया पिटिफुल वाली चमक थी। मुझे मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। ये बोलते बोलते उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा बह निकली। आज उसने जो कुछ भी सहा था वो उसे अपनी पूरी जिंदगी में आरव को याद रखने के लिए काफी था। आरव के पास उसे तसल्ली देने के लिए कोई बहुत मीठे या प्यार भरे शब्द नहीं थे। उसने बस एक बहुत ही सिंपल सा ऑर्डर दिया, कपड़े उतारो। अनरस। क्या? छवि को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसका शरीर और भी बुरी तरह कांप उठा। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को कसकर ढक लिया। उसकी 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आरव को फालतू की सफाई एक्सप्लेन देने में बहुत आलस आता था, इसलिए उसने खुद ही आगे बढ़कर छवि के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। छवि पागलों की तरह चीखने लगी। उसने आरव की पीठ पर ऐसे मुक्के मारना शुरू कर दिया जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। आरव ने उसकी एक ना सुनी और बहुत ही रूखे रूड तरीके से उसकी सफेद शर्ट उतार दी। लेकिन उसने छवि की काली लॉन्जरी ब्लैक लॉन्जरे को हाथ तक नहीं लगाया। छवि का ऊपरी शरीर अब लगभग पूरी तरह से खुला हुआ नेकेड था और उसकी दूधिया जेड लाइक स्किन से एक बेहद आकर्षक और जादुई कशिश सेडक्टिव एयर आ रही थी। लेकिन आरव की आंखों में हवस या गंदगी इम्प्योरिटी का एक कतरा भी नहीं था। उसने बिना एक पल गंवाए तुरंत अपनी खुद की शर्ट और जैकेट उतारी और उसे छवि के कांपते हुए शरीर पर पहना दिया। उसी पल छवि को एक ऐसी गर्माहट वार्मथ महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसकी सारी ठंडक गायब हो गई। उसका शरीर अब एकदम गर्म था। उसे अब समझ आ गया था कि उसने इस लड़के को पूरी तरह गलत समझा था। उसकी बड़ी बड़ी और पानी से भरी आंखें अब शर्टलेस खड़े आरव की कसरती बॉडी को बिना पलक झपकाए बस घूरे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी फीलिंग थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल के अंदर कोई छोटा सा हिरन लिटिल डियर पागलों की तरह छलांगे मार रहा हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एक आधे नंगे हाफ नेकेड आदमी को मुंह फाड़कर घूरने के बजाय अपने शरीर को गर्म रखने के लिए थोड़ा उछल कूद मूव अराउंड कर लेता। आरव ने अपना सिर नीचे किया और एक बेहद ठंडी आवाज में बोला, लंबे टाइम तक ठंडे पानी में डूबे रहने से लोग तुरंत बीमार नहीं पड़ते, लेकिन अगर पानी से बाहर निकलने के बाद वो अपनी बॉडी को तुरंत गर्म ना करें तो वो कुछ ही मिनटों में भयंकर बीमार पड़ जाते हैं। ओह! छवि के गाल शर्म से लाल हो गए, ब्लशिंग। वो धीरे से खड़ी हुई और बहुत ही संभल कर चलने लगी। अकड़ू नवाब, मेरा मतलब। आरव, थैंक यू। तुम्हें मुझे अकड़ू नवाब प्रेटेंशियस डीसी के की बुलाना चाहिए। तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनना बहुत अजीब लगता है, आरव ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। छवि हल्का सा हंसी और बोली, मुझे भी लगता है कि तुम्हें अकड़ू नवाब बुलाना ही ज्यादा सही है। मुझे अब उसी की आदत हो गई है। आरव ने अपना वो दूर रहने वाला डिस्टेंट और सख्त एटीट्यूड बनाए रखा और एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे घूरते हुए बोला, इतने दांत मत दिखाओ। खतरा अभी टला नहीं है। तो क्या मुझे फिर से उस कीचड़ में छुपना पड़ेगा? छवि ने घबराकर पूछा। नहीं, बस मेरे पीछे पीछे आओ। आरव ने एक सूखी खांसी ड्राई कॉफ खाए। असल में वो बस छवि को थोड़ा डराना चाहता था। भले ही जंगल में और भी मर्सिनरीज बचे हों, लेकिन वो पक्का अब तक यहाँ से दुम दबाकर भाग चुके होंगे। आखिरकार, भले ही इंडिया हुआ नेशन की पुलिस के बारे में मशहूर था कि वो हमेशा लेट आती है, लेकिन अब तक तो उनके पहुंचने का टाइम हो ही चुका था। वो दोनों कई सौ गज यार्ड्स चलकर वापस उस नेशनल हाईवे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में आगे के घने जंगल में स्पेशल पुलिस की एक बहुत बड़ी फौज दिखाई देने लगी। वो सब चारों तरफ फैले हुए थे और इलाके को सर्च कर रहे थे। पुलिस! वो देखो, पुलिस आ गई। छवि खुशी से उछल पड़ी। पुलिस को देखकर एक्साइटेड होने का इससे अच्छा टाइम कोई और हो ही नहीं सकता था। तुम अब पूरी तरह से सेफ हो। अगर वो तुमसे पूछे कि क्या हुआ था,
तो बस इतना कह देना कि किसी अनजान आदमी स्ट्रेंजर ने तुम्हारी जान बचाई। मेरा नाम बीच में मत लाना, आरव ने उसे सख्त ऑर्डर देते हुए कहा। और इससे पहले कि छवि कुछ कह पाती, आरव ने अपने पैरों से जमीन पर धक्का मारा और जंगल के अंधेरे में चार्ज कर गया। कुछ ही पलों में वो छवि की नजरों से पूरी तरह गायब हो चुका था। अध्याय 83, डायलॉगबाजी और आरव का डर। जब यशवर्धन राठौर को पता चला कि उनकी बेटी छवि राठौर के साथ कोई जानलेवा हादसा हुआ है, तो वो अपना सारा काम छोड़कर पागलों की तरह काली घाटी की तरफ दौड़ पड़े। जब वो मौके पर पहुंचे तो पुलिस को बस अभी अभी छवि मिली ही थी। यशवर्धन के पीछे काले सूट पहने 50-50 खूंखार और बेनाम गार्ड्स एक कतार में अपने हाथ पीछे बांधे खड़े थे। उनके चेहरों पर एक सख्त और जानलेवा भाव था। यशवर्धन राठौर खुद इस फौज के एकदम आगे खड़े थे। वो कोई बहुत लंबे चौड़े इंसान नहीं थे, बल्कि उनका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था। थकान और टेंशन से उनका चेहरा उड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने छवि को एकदम सुरक्षित और बिना किसी खरोंच अनस्केद के देखा, उनके चेहरे पर एक जवान लड़के जैसी राहत भरी मुस्कान आ गई। पापा, मुझे लगा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। हु छवि रोते हुए दौड़कर अपने पिता के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका दुबला पतला और नाजुक शरीर खौफ में किसी डरे हुए हिरण की तरह बुरी तरह कांप रहा था। आज दोपहर जो कुछ भी हुआ था, उसने उसकी रूह को अंदर तक डरा दिया था और उसके दिमाग पर एक बहुत गहरा सदमा, ट्रॉमा छोड़ दिया था। उसने अपनी आंखों से मौत का नंगा नाच देखा था और महसूस किया था कि मौत के मुंह में फंसना कैसा होता है। उसे लग रहा था जैसे वो सच में नर्क का पूरा टूर करके वापस लौटी है। सब ठीक है मेरी बच्ची, अब सब खत्म हो गया, सब एकदम ठीक है। यशवर्धन ने बहुत ही प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और उसे तसल्ली दी। उनकी बुरी और थकी हुई आंखों में एक गहरा पछतावा, गिल्ट साफ झलक रहा था। ये उन्हीं की दुश्मनी का नतीजा था जिसकी वजह से उनकी इकलौती बेटी इस खौफनाक दलदल में फंस गई थी। अगर उनके बस में होता तो वो खुशी खुशी अपनी बेटी की जगह खुद ये हमला झेल लेते। अगर छवि को कुछ भी हो जाता तो यशवर्धन राठौर खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाते। एसीपी मैम, हमें 17 विदेशियों की लाशें मिली हैं। उनके कपड़े और हथियारों को देखकर साफ लग रहा है कि वो ट्रेंड भाड़े के कातिल मर्सिनरीज थे। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर हिमेश ने एसीपी गायत्री राजपूत गुकिन लाइन को रिपोर्ट देते हुए कहा, हमारी स्वॉट टीम स्पेशल फोर्स काली घाटी के पूरे इलाके की तलाशी ले रही है। जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी वो हमें तुरंत रिपोर्ट करेंगे। इन 17 खूंखार कातिलों को मारा किसने? क्या छवि के बॉडीगार्ड्स ने? एसीपी गायत्री ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। इंस्पेक्टर हिमेश ने अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं मैम, छवि राठौर के दोनों बॉडीगार्ड्स विक्रम और विशाल को स्नाइपर की गोलियां लगी हैं और वो बेहोश पड़े हैं। तो फिर यहाँ ऐसा कौन था जिसने ये कत्लेआम मचाया? मुझे ये मत कहना कि छवि और उसके बॉडीगार्ड्स के अलावा यहाँ कोई और भी था जिसे हम ढूंढ नहीं पाए। गायत्री का चेहरा उलझन से भर गया। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। साहिल मेहरा ने पुलिस को कॉल करके बस इतना कहा था कि कुछ कातिल छवि राठौर पर हमला कर रहे हैं। उसने मौके पर किसी और के होने का कोई जिक्र नहीं किया था। और हमारी स्वॉट टीम को भी अब तक किसी तीसरे इंसान का कोई सुराग नहीं मिला है। इंस्पेक्टर हिमेश ने तुरंत अपनी सीनियर को जवाब दिया। गायत्री राजपूत ने अपनी भौहें चढ़ाई और अपना ध्यान छवि की तरफ मोड़ लिया। इन 17 मर्सिनरीज को किसने मारा, ये जानने का सबसे आसान तरीका छवि से पूछना ही था, क्योंकि वही इकलौती इंसान थी जो एकदम सुरक्षित बच निकली थी। गायत्री तुरंत अपनी जगह से चली और काले सूट वाले उन 50 खूंखार गार्ड्स के बीच से होती हुई सीधा यशवर्धन और छवि के पास जा पहुंची। उसने बहुत ही सांत्वना भरे लहजे में उस डरी हुई लड़की से पूछा, मिस छवि राठौर, क्या आप प्लीज मुझे बताएंगी कि आपकी जान किसने बचाई? छवि के मुंह से एकदम झटके में आरव मल्होत्रा निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया कि जाने से पहले आरव ने उसे कितनी सख्ती से अपना नाम छुपाने की कसम दी थी। भले ही उसे आरव का कारण नहीं पता था, लेकिन उसने सही वक्त पर अपने मुंह पर ब्रेक लगा लिया। उसने अपना सिर हिलाते हुए बहुत ही यकीन दिलाने वाली आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानती। एसीपी गायत्री, मेरी बेटी अभी गहरे सदमे में है। अगर आपको कोई भी पूछताछ करनी है तो किसी और दिन आइएगा। यशवर्धन राठौर ने बहुत ही प्यार से छवि को गोद में उठाया और अपनी पीठ पर लाद लिया।
उनके इस कड़क लहजे में एक खुली चेतावनी थी कि अगर किसी ने उनके ऑर्डर को ना मानने की जुर्रत की तो उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। गायत्री को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उन्होंने छवि से कहा, चलो बेटा, हम घर चलते हैं। अपने 2 एलीट पर्सनल बॉडीगार्ड्स सूर्या और शेरा के साथ वो अपनी शानदार रेंज रोवर लैंड रोवर में बैठ गए। किसी ट्रेंड आर्मी की तरह वो 50 काले सूट वाले गार्ड्स भी एकदम अनुशासन ऑर्डरली मैनर के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और वहां से निकल गए। टच 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 टीएस इंस्पेक्टर हिमेश ने सीटी बजाते हुए कहा। क्या भयंकर भौकाल है बॉस, इनका तो सच में कोई मुकाबला नहीं है। यशवर्धन राठौर सच में एक अलग ही लेवल के अंडरवर्ल्ड किंग बॉस छू है। इंस्पेक्टर हिमेश और बाकी पुलिस वाले इस पूरे काफिले को खुली आंखों से बस घूरते रह गए। शायद उन्हें अपनी जिंदगी में ऐसा वीआईपी नजारा दोबारा कभी देखने को ना मिले। कुल मिलाकर वहां 50 खूंखार बॉडीगार्ड्स थे और वो सब के सब स्पेशल फोर्सेस के रिटायर्ड कमांडो थे। और सबसे बड़ी बात, इन आदमियों को सरकार की तरफ से खुलेआम हथियार लेकर चलने की स्पेशल परमिशन लाइसेंस मिली हुई थी। पूरे जोधपुर शहर की तो बात ही छोड़ दो, पूरे इंडिया हुआ नेशन में ऐसे मुश्किल से 10 बिजनेसमैन होंगे जिन्हें सरकार की तरफ से इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता हो। अगर तुझे इतनी ही जलन हो रही है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे थमा दे, मैं अभी उसे पास कर दूंगी और तू जाकर यशवर्धन राठौर के यहाँ नौकरी कर लेना। मैं तो तुझे अभी से एडवांस में बधाई भी दे दूंगी। गायत्री ने अपने हाथ पीछे बांधते हुए ताना मारा। इंस्पेक्टर हिमेश ने तुरंत अपना वो ललचाया हुआ चेहरा छुपाया और एक झेपती हुई मुस्कान के साथ बोला, अरे एसीपी मैम, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर उसने तुरंत अपना सीना चौड़ा किया, ठुड्डी ऊपर उठाए और एकदम सीधे खड़े होकर पूरे गर्व से चिल्लाया, मैं इंस्पेक्टर हिमेश कसम खाता हूं कि मैं हर तरह के क्राइम का खात्मा करूंगा। एक बार पुलिस वाला बन गया तो मरते दम तक पुलिस वाला ही रहूंगा। गायत्री ने तुरंत अपना पैर घुमाया और इंस्पेक्टर हिमेश के पिछवाड़े पर एक जोरदार लात जड़ दी। उसने सख्त आवाज में डांटते हुए कहा, डायलॉगबाजी और खोखले नारे स्लोगन्स तो कोई भी लगा सकता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। मेरे सामने ये फालतू की नौटंकी करना बंद कर, समझ गया? समझ गया मैम, हिमेश ने अपने पिछवाड़े का दर्द छुपाते हुए बहुत ही जोश में जवाब दिया। तभी वॉकी टॉकी पर स्वॉट टीम के लीडर की आवाज गूंजी, हमें 6 हथियारबंद कातिलों की लोकेशन मिल गई है। वो लोग साउथ वेस्ट की तरफ भाग रहे हैं। गायत्री ने तुरंत अपनी भौहें सिकुड़ी, हिमेश के हाथ से वॉकी टॉकी झपटा और कड़क आवाज में ऑर्डर दिया, उन्हें अपनी नजरों से ओझल मत होने देना, लेकिन सावधान रहना। प्रोफेशनल मर्सिनरीज भागते वक्त रास्तों पर लैंड माइंस बिछा देते हैं, इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। अंडरस्टूड एसीपी मैम। सारी छोटी टीमें मेरा ऑर्डर सुने। साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ो और पूरे इलाके को घेर लो। उन्हें किसी भी कीमत पर भागने मत देना। अपने सारे ऑर्डर पास करने के बाद गायत्री ने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी और अपनी बैकअप टीम रिइंफोर्समेंट्स को लेकर जंगल की तरफ चार्ज कर दिया। वो इतनी निडर और कड़क लग रही थी कि इंस्पेक्टर हिमेश और बाकी पुलिस वालों की बोलती बंद हो गई। वो सब मन ही मन सोच रहे थे, ये सच में रात की रानी, नाइट ब्लूमिंग सेरियस की तरह है, एक ही टाइम पर बेहद खूबसूरत और जानलेवा भी। उधर दूसरी तरफ आरव भी पुलिस की उस घेराबंदी में फंस चुका था, लेकिन उसने चुपके से एक स्वॉट ऑफिसर को बेहोश किया और उसकी पुलिस वाली यूनिफॉर्म पहन ली। एक बार जब उसने वो बुलेट प्रूफ हेलमेट पहन लिया तो बाकी पुलिस वालों के लिए ये पहचानना नामुमकिन हो गया था कि वो उनकी फोर्स का हिस्सा नहीं है। जब सारी पुलिस साउथ वेस्ट की तरफ भाग रही थी, आरव एक पतली सी पगडंडी टाइनी रोड से चुपचाप खिसक लिया और काली घाटी के उस नरक से बाहर निकल आया। बस भगवान करे छवि मुझे धोखा ना दे, वरना मेरी बहुत बुरी लंका लग जाएगी, आरव ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसे डर था कि अगर पुलिस को भनक भी लग गई कि उसने 17 मर्सिनरीज को अकेले मौत के घाट उतारा है, तो वो रातों रात पूरे इंडिया का मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव क्रिमिनल बन जाएगा। सबसे पहली बात, अब वो कोई रिटायर्ड फौजी नहीं था, और दूसरी बात, वो सरकार की किसी भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी नहीं था। इसके बावजूद उसके पास इतनी खौफनाक और शैतानी ताकतें थीं।
इसका सीधा सा मतलब था कि पुलिस उसे कभी आजाद नहीं छोड़ती, और शायद सच उगलवाने के लिए उसे किसी थर्ड डिग्री टॉर्चर एक्सटॉर्टिंग कन्फेशन का सामना करना पड़ता। पुलिस की नजरों में आना तो फिर भी एक बात थी, लेकिन अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने उसे अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, तो वो लोग उसकी हर एक सांस और हर एक कदम पर अपनी नजर रखेंगे। हालांकि अगर उसने किसी को अपने इस जीनियस सिस्टम के बारे में सच बता भी दिया, तो भी वो लोग उसे कोई पागलखाने से भागा हुआ साइको लूनेटिक ही समझेंगे। रास्ते में पड़ने वाले एक छोटे से पहाड़ी गांव में उसने चुपके से कुछ नए कपड़े चुराए नहीं, उधार लिए, और उन्हें पहनकर एक गाड़ी से वापस हिंद विद्यापीठ हुवाई की तरफ निकल पड़ा। ये उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने किसी इंसान का कत्ल किया था। भले ही उसे उस खूनी खेल के दौरान कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे अंदर से बहुत बेचैनी, आउट ऑफ सॉर्ट्स और घबराहट हो रही थी। सिस्टम, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या इस किंग ऑफ मर्सिनरीज एबिलिटी ने मेरी फितरत नेचर बदल दी है या नहीं? किसी इंसान की जान लेने के बाद मुझे अंदर से इतनी अजीब सी घुटन क्यों महसूस हो रही है? आरव ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए पूछा। डिंग डिंग। किंग ऑफ मर्सिनरीज एबिलिटी होस्ट की शारीरिक बनावट, कॉन्स्टिट्यूशन और उसके रिएक्शन को जरूर बदलती है, लेकिन आप अभी भी आप ही हैं। ये एबिलिटी इस सच को नहीं बदल सकती कि आपने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान की जान ली है। घबराए मत, आपके लिए ऐसा महसूस करना एकदम नॉर्मल, नेचुरल है। सिस्टम की वो साफ और रोबोटिक फीमेल आवाज उसके दिमाग में गूंजी। मैं अभी भी मैं ही हूं। आरव एक पल के लिए सन रह गया, लेकिन फिर उसने एक गहरी राहत की सांस ली। पिछले कुछ समय से उसे डर सता रहा था कि सिस्टम से इतनी सारी खौफनाक एबिलिटीज लेने के बाद कहीं वो कोई और ही इंसान ना बन जाए। लेकिन अब उसकी ये सारी चिंताएं, वरीज, बेबुनियाद, अनफाउंडेड साबित हो चुकी थी। उसे ये सारी ताकतें बिना उसकी रूह कॉन्शियसनेस, उसके गुरूर, ईगो या उसकी असली पहचान को मिटाए मिली थी। वो अभी भी वही पुराना आरव मल्होत्रा ही था। अध्याय 84, तुम्हारी दुनिया से बस गुजर रहा हूं। मोंटी और चिंटू ने देखा कि जैसे ही आरव मल्होत्रा हॉस्टल लौटा, वह बिना कुछ बोले सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। दोनों समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। घड़ी बेचने के सौदे में कुछ गड़बड़ हुई क्या? पूछना चाहते थे, पर माहौल ठीक नहीं लगा। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए मोबाइल गेम और गानों की आवाज धीमी कर दी, ताकि आरव की नींद न टूटे। आरव शाम के 8 बजे तक सोता रहा। मोंटी और चिंटू ने उसे खाने के लिए जगाने की कोशिश भी की, पर वह इतनी गहरी नींद में था कि उठ ही नहीं पाया। मजबूरन दोनों उसके लिए खाना पैक कर लाए, लेकिन जब वह उठा तब तक खाना ठंडा हो चुका था। भाई आरव, मेरे शेर भाई, क्या हुआ? मोंटी ने घबरा कर पूछा। आरव ने अंगड़ाई ली। कुछ नहीं, बस बहुत थक गया था। अब ठीक हूं। चिंटू ने शक भरी नजर से देखा। भाई, तुम तो सिर्फ घड़ी बेचने गए थे, इतनी थकान कैसे? दोनों को याद था जब आरव लौटा था, उसके शरीर से अजीब सी ठंडी, डरावनी आभा निकल रही थी। उसी वजह से उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए थे। आरव ने हाथ हिलाया। छोड़ो, सामने वाले ने मुझे घंटों इंतजार कराया। पूरा दिन खराब हो गया। अब बात समझ आई। कोई भी चिढ़ जाता। वैसे बाहर जो चौराहे पर तला भुना बेचने वाली दुकान है, वहां के चाउमीन जैसे मसालेदार नूडल्स खाए हैं? आरव ने पूछा। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मोंटी तुरंत बोला, अरे दाईं तरफ जो पहली दुकान है ना, उसके तले हुए नूडल्स का स्वाद कमाल है। चिंटू हंस पड़ा। भाई, उसकी मत सुनो, उसे दुकान वाली की बेटी पसंद है, इसलिए उसे सब स्वादिष्ट लगता है। आरव ने भौं उठाई। अच्छा, चिंटू बोला, 15-16 साल की गुड़िया सी लड़की है, गोरी, सीधी सादी। मोंटी ने उसका नाम भी रख दिया है, नूडल्स वाली परी। चुप कर चिंटू, मोंटी बौखला गया। क्या मैं सिर्फ इसलिए जाता हूं क्योंकि वो प्यारी है? और नहीं तो क्या? दोनों में वही रोज वाली बचकानी हाथापाई शुरू हो गई। आरव ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान! वह कमरे से निकल गया। जैसा मोंटी ने बताया था, वैसी ही दुकान थी। साधारण सी, लेकिन खुशबू लाजवाब। सच में एक प्यारी सी लड़की काउंटर पर मदद कर रही थी। आरव ने मांस के साथ तला हुआ चावल का केक मंगवाया और बैठ गया। तभी एक मीठी आवाज आई। अरे हीरो आरव! आरव ने सिर उठाया। सामने खुशी बैठी थी। गोरी, चमकती आंखें, रेशमी काले बाल, कानों में छोटे से झुमके, चेहरे पर वही चंचल मुस्कान। तुम यहाँ?
खुशी ने हंसते हुए कहा। आरव ने सपाट स्वर में पूछा, कुछ काम था? खुशी ने होंठ फुलाए। आपने वादा किया था, भूल गए? कौन सा? पहाड़ के पीछे आपने मुझे कुंफू सिखाने का वादा किया था। आरव को हल्का सा याद आया। उसने मजाक में कहा था, माफ करना, व्यस्त था। कोई बात नहीं, अभी सिखा दो। वह तुरंत खाना पैक करवाकर पैसे भी दे आई। आरव मना नहीं कर पाया। खुशी ने उसका हाथ पकड़ लिया और स्कूल के रबर ग्राउंड की तरफ खींच ले गई। खुशी, हाथ छोड़ो। अरे हीरो, हाथ पकड़ने से कोई प्रेग्नेंट नहीं हो जाता। वह हंस पड़ी। आरव चुप रह गया। ग्राउंड पर पहुंचकर खुशी बोली, अब क्या करूं? पहले 2 चक्कर दौड़ो। क्या? उसका चेहरा उतर गया। ताकत चाहिए। कुंफू एक दिन में नहीं सीखा जाता। खुशी ने आंखें घुमाई। कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे हम युगल साधना कर लें? ये कहते ही उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। आरव के गले में खाना अटक गया। उसे समीर खन्ना की वो बेहुदा क्लासेस याद आ गईं जिनमें वह लड़का लड़की के ज्ञान देता था। खुशी, ये सब ड्रामे देखना बंद करो। मैं तो पहले ही कह चुकी हूं, मुझे आप बॉयफ्रेंड चाहिए। आरव गंभीर हो गया। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। तुम लोग सामान्य कॉलेज जिंदगी जी रहे हो। मैं बस तुम्हारी दुनिया से गुजर रहा हूं। ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा। खुशी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। आप जा रहे हो? उसकी आंखों में पहली बार डर था। रात की ठंडी हवा ग्राउंड में बह रही थी। आरव ने नजरें फेर ली। काली घाटी की 17 लाशें, एसीपी गायत्री राजपूत की जांच, यशवर्धन राठौर का साया। वह सच में उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं था। और शायद कभी होगा भी नहीं। अध्याय 85, ढेरों जख्म और दिल टूटने का सिलसिला। चूंकि खुशी एन वानवान को पहले से ही आरव की असली पहचान का अंदाजा हो चुका था, इसलिए अब आरव के लिए उससे कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं रह गया था। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, मैं यहां से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं हिंद विद्यापीठ में कोई पढ़ाई करने तो आया नहीं था। पर पूरी क्लास आपको अपना हिस्सा मानती है। अगर आप चले गए तो हम सबको बहुत बुरा लगेगा, खुशी ने अपनी डबडबाए आंखों के साथ कहा। उसने सच में इस अकड़ू नवाब के लिए अपनी फीलिंग्स लगा दी थी, इसलिए जब उसने सुना कि आरव जा रहा है, तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। आरव ने अपना सिर झटके से हिलाया और बोला, हम सबकी अपनी अपनी मंजिलें हैं खुशी। इसका ये मतलब नहीं कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अगर किस्मत ने चाहा तो हमारे रास्ते फिर कभी नहीं। खुशी अचानक चिल्लाई, और इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, वो उछलकर सीधा आरव के गले लग गई और उसे बहुत कसकर जकड़ लिया। ये सब इतनी अचानक हुआ कि आरव पूरी तरह सुन्न पड़ गया। लड़की के इस अचानक हग से आरव बहुत उलझन में था। उसे अपनी बाहों में सुबकती हुई खुशी के बालों की वो हल्की सी खुशबू महसूस हो रही थी। हीरो आरव, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ। खुशी रोते रोते अपनी बात कह रही थी। अब वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही थी। इसका कोई लॉजिक नहीं था, उसे बस आरव पसंद था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ये बचपना लग रहा है या नादानी। आखिरकार इंसान ऐसे ही तो बड़ा होता है ना। आरव ने एक फीकी मुस्कान देने की कोशिश की। उसने पलटकर उसे गले नहीं लगाया, बल्कि बहुत ही शालीनता से उसकी पीठ थपथपाए और उसे चुप कराया। जवान, खूबसूरत और मासूम सी दिखने वाली लड़की अगर किसी आम लड़के को इस तरह गले लगा ले, तो ये सोचना नामुमकिन है कि वो पिघलेगा नहीं। लेकिन आरव यहाँ कॉलेज की लड़कियों के साथ रोमांस करने नहीं, बल्कि अपने मिशन को पूरा करने आया था। अपने काम के अलावा कुछ और सोचना उसके खुद के उसूलों के खिलाफ था। 3OH लोग 3 दिन बाद काली घाटी का सन्नाटा। 3 दिन बीत चुके थे और आरव को ढूंढते हुए कोई पुलिस वाला नहीं आया। आरव ने चैन की सांस ली। इसका मतलब था कि छवि राठौर छुयुग ने अपनी जुबान रखी थी और पुलिस को आरव के बारे में कुछ नहीं बताया था। तभी यशवर्धन राठौर छुयुग सिंह का स्पेशली फोन आया। उन्होंने आरव का शुक्रिया अदा किया और साथ ही उसकी फीस के बकाया 10 लाख रुपए सीधे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बातचीत के दौरान आरव को पता चला कि रेड स्कॉर्पियन मर्सिनरीज का पूरी तरह खात्मा हो चुका है। एसीपी गायत्री राजपूत क्वीनलैंड ने अपनी पूरी स्वॉट टीम और हजारों पुलिस वालों के साथ 2 दिन और 2 रात तक उन कातिलों के साथ काली घाटी में खूनी जंग लड़ी थी। इस जंग में 5 स्वॉट ऑफिसर शहीद हो गए थे और 26 बुरी तरह घायल हुए थे। तब जाकर वो रेड स्कॉर्पियन के बाकी 6 कातिलों को मार पाए थे।
अंत में उनका लीडर एक ऊंची खाई से नीचे कूद गया था, जिसके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। इसके अलावा यशवर्धन राठौर का वो दुश्मन बिजनेस राइवल भी दिवालिया होकर जेल की हवा खा रहा था। इसका मतलब था कि आरव अब उम्मीद से पहले ही हिंद विद्यापीठ को छोड़ सकता था। छवि की सुरक्षा का उसका मिशन पूरा हो चुका था। पर क्या ये सच में पूरा हो गया था? आरव को ये सब एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन उसने राहत की सांस ली क्योंकि अब उसे बोरिंग क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ेंगी। आरव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से ही मेरी बच्ची आज सही सलामत मेरे पास है। यशवर्धन राठौर ने एक बार फिर अपनी कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड जाहिर की। इस मिशन ने आरव और यशवर्धन को एक दूसरे के काफी करीब ला दिया था। कोई बात नहीं मिस्टर राठौर, ये मेरा काम था, आरव ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया। यशवर्धन अब आरव के और भी बड़े फैन हो गए थे। ये नौजवान लड़का इतना बड़ा मौका होने के बावजूद यशवर्धन से करीब होने की कोई चालाकी नहीं दिखा रहा था। आज के जमाने के युवाओं में ऐसा विनम्र हम्बल स्वभाव मिलना बहुत मुश्किल था। आरव, कल मेरा ड्राइवर तुम्हें पिक करने आएगा। हम कल बैठकर विस्तार से बात करेंगे। माफ कीजिएगा मिस्टर राठौर, लेकिन कल मुझे कुछ जरूरी काम है। मेरे पास आपसे मिलने का टाइम नहीं होगा। आरव ने बहुत ही शालीनता से यशवर्धन का बुलावा ठुकरा दिया। आरव को पहले ही अंदाजा हो गया था कि यशवर्धन उसे अपनी किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन आरव अब किसी और के इशारों पर नाचना नहीं चाहता था। अब जब उसके पास 10 लाख की स्टार्टअप कैपिटल आ चुकी थी, तो वो खुद का कोई बड़ा बिजनेस या वेंचर शुरू करना चाहता था। आरव, तुम मुझे मेरे जवानी के दिनों की याद दिलाते हो। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, इसलिए बस एक बार आकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए जिद की। यशवर्धन की बातों में एक गहरा इशारा था और आरव उन्हें खुलेआम मना नहीं कर पाया। उसने बस इतना कहा, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तुम्हें आना ही होगा। मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें वो चैलेंज दूंगा जो तुम चाहते हो। और खुद को साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा मंच स्पेस भी, यशवर्धन ने कहा। आरव ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। म्यूजिक को सुर और ताल, आरंभ है प्रचंड। यशवर्धन किस चैलेंज और मंच की बात कर रहे थे, आरव को समझ नहीं आ रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे मोमबत्ती की रोशनी में किसी पर्दे के पीछे की धुंधली परछाई दिख रही हो। आरव को अंदाजा तो था, पर पूरी क्लैरिटी नहीं थी। और यही सस्पेंस उसके दिमाग में खुजली कर रहा था। क्या वो सच में जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं? आरव ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसे आजादी चाहिए थी और एक ऐसा करियर जिसमें असली थ्रिल हो। खैर छोड़ो, कल जाकर देख ही लेंगे। अपना मन बनाकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। इंग्लिश डिपार्टमेंट के बच्चे उसकी सिंगिंग ट्रेनिंग क्वायर प्रैक्टिस का इंतजार कर रहे थे। कंपटीशन कल ही था। वो सब स्कूल के पीछे वाले उसी लॉन में इकट्ठा थे, जहां किताबों की खुशबू और ताजी हवा का संगम था। आरव भाई आ गए। सब अपनी पोजीशन लो। राधिका सेन हुवैंग रूरंट ने जैसे ही आरव को देखा, उसने लॉन में गप्पे मार रही लड़कियों को तुरंत लाइन में खड़ा कर दिया। लड़कियों ने भी आरव का मुस्कुराकर स्वागत किया। जब आरव ने पहले दिन कहा था कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को हरा देंगे, तो लड़कियों को उस पर शक था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आरव की ट्रेनिंग के नीचे उनकी सिंगिंग का लेवल जमीन से सीधा आसमान पर पहुंच गया था। कल ही जब मैकेनिकल वाले कबीर आहूजा क्यू लियांग ने इन्हें सिर्फ एक बार गाते सुना था, तो उसे 440 वोल्ट का झटका लगा था। इनकी सिंगिंग टेक्निक अब पूरी तरह बदल चुकी थी। यहां तक कि मैकेनिकल वालों के मॉनिटर करण सिंघानिया ने कबीर की तरफ से वो नंगा दौड़ने वाली शर्त को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट तक भेज दी थी। ये सुनकर लड़कियों का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अब क्लास में आरव की इज्जत राधिका के बराबर हो चुकी थी। आरव भाई, मेरे प्यारे आरव भाई, कहाँ रह गए थे? सब आधा दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं, मोंटेग्यू शाओफेग ने शिकायत की। तभी क्लास की लड़कियां उस पर टूट पड़ी। हीरो आरव जब चाहें तब आ सकते हैं। तुझे क्या प्रॉब्लम है ओ इमोटेसुआ? सही कहा, ये मोंटी तो बस आरव भाई को एटीट्यूड दिखाने के बहाने ढूंढता है। ये मोंटी बहुत बदतमीज है। सच में, बहुत ज्यादा। बेचारा मोंटी लड़कियों के सामने उसकी इज्जत का कचरा हो गया था। उसने बस एक छोटी सी शिकायत की थी और पूरा लड़कियों का झुंड उस पर पिल पड़ा।
चिंटू डिंग ने उसकी तरफ देखा और बोला, मेरी तरफ मत देख भाई। तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? पूरी क्लास में तुझे आरव भाई ही मिले थे रोने के लिए। अपनी बेवकूफी का फल खुद भुगत अब। चिंटू भाई, तुझे नहीं लगता ये नाइंसाफी है? हम तीनों तो इस क्लास की अनमोल धरोहर, नेशनल ट्रेजर्स थे ना। तो फिर हमारे साथ होने वाले बर्ताव में इतना भेदभाव क्यों है? मोंटी ने अपना दुखड़ा सुनाया। चिंटू ने बड़े घमंड से हंसते हुए कहा, हे, ये सब आरव भाई की मेहरबानी है कि अब मैं भी हिंद विद्यापीठ के फोरम पर हॉट सर्च में हूँ। और पता है, कल ही मैंने उस जूनियर लड़की का दिल जीत लिया जिस पर मेरा सालों से क्रश था। अब मेरे और तेरे बीच का फासला बहुत बढ़ चुका है भाई। क्या? मोंटी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मोंटी और चिंटू, जिन्हें पूरे डिपार्टमेंट में अगली ड्यूओ बदशक्ल जोड़ी कहा जाता था, उनका एक उसूल था कि जब तक सब सिंगल हैं, सब ठीक है। लेकिन अब चिंटू की गर्लफ्रेंड बन गई और मोंटी अभी भी हाथ में हाथ धरे बैठा था। ये दर्द, ये बेइज्जती मोंटी के लिए बर्दाश्त के बाहर थी। सच में, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। अध्याय 86, सुरों का महामुकाबला। माफ करना यार, थोड़ा लेट हो गया। एक जरूरी फोन आ गया था। आरव मल्होत्रा ने पास आकर खड़ी भीड़ से माफी मांगी। वो सच में शर्मिंदा था क्योंकि पूरी क्लास 10 मिनट से ज्यादा समय से उसका इंतजार कर रही थी। अरे कोई बात नहीं हीरो आरव, हमारे पास वैसे भी करने को कुछ नहीं था। पहाड़ के पीछे की इस ताजा हवा में सांस लेना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है। और दोस्तों के साथ गप्पे मारना तो टाइम पास करने का बेस्ट तरीका है। बिल्कुल, इस मोंटी जू शाओफे की बात पर ध्यान मत दो। ये तो बिना बात के रायता फैलाने में माहिर है, बिल्कुल उन सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज की तरह जो बस अटेंशन चाहते हैं। आरव भाई चाहे कितनी भी लेट आए, हम उनके लिए पूरी रात इंतजार कर सकते हैं। हे, इंग्लिश डिपार्टमेंट की लड़कियों ने साफ कर दिया कि उन्हें आरव के इंतजार से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ खुशी एंड वान, जिसे आरव के जाने की खबर मिल चुकी थी, वो आज बहुत शांत थी। उसकी वो चुलबुली हरकतें आज कहीं गायब थी। जहां तक छवि राठौर छूयू की बात है, तो पिछले कुछ दिनों के हादसों के बाद आरव को लेकर उसका नजरिया 180 डिग्री बदल चुका था। जब से उसने आरव का वो खूंखार रूप देखा था, तब से उसे आरव के पास होने से एक अजीब सी शांति और सुरक्षा महसूस होती थी। अकड़ू नवाब, इस काली शर्ट में कितना कातिल लग रहा है। छवि ने अपने मुंह से लॉलीपॉप निकालते हुए बहुत धीरे से बुदबुदाया। छवि ने आज एक सफेद रंग की फ्रॉक प्लीटेड ड्रेस पहनी थी। उसके छोटे काले बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। उसका चेहरा दूध जैसा सफेद और आंखें किसी फूल की तरह खिली हुई थी। उसकी तीखी नाक और गुलाबी होंठ किसी का भी दिल धड़काने के लिए काफी थे। है। छवि के बगल में खड़ी बेला कपूर बाय लिंग ने जब ये सुना, तो उसके होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि छवि राठौर आरव की आरव हैंडसम लग रहा है। क्या? मैंने कब कहा? तुम्हें पक्का मतिभ्रम हेलुसिनेशन हुआ है। छवि की हिम्मत नहीं हुई कि वो बेला की आंखों में देख सके। अपनी घबराहट छुपाने के लिए उसने झट से लॉलीपॉप वापस अपने मुंह में ठूंस लिया। हेलुसिनेशंस? क्या सच में? बेला को अपने कानों पर शक होने लगा। छवि के मुंह से आरव के लिए हैंडसम शब्द सुनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। सब शांत हो जाओ, आरव की बात सुनो। राधिका सेन हुवैंग रूरंट ने कड़क आवाज में सबको चुप कराया। आरव ने हल्का सा गला खनखारा और बोला, सच कहूं तो मेरे पास अब सिखाने के लिए कुछ बचा नहीं है। अगर तुम कल भी वैसा ही परफॉर्म करो जैसा प्रैक्टिस में कर रहे हो, तो जीत पक्की है। आरव भाई, मैकेनिकल वाले कबीर आहूजा क्यूलियांग को तो अब नंगा दौड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए। हम उनसे कहीं बेहतर गा रहे हैं, एक लड़की ने पूरे जोश में कहा। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, इसे बनाए रखो। आरव हल्का सा मुस्कुराया। इसके बाद प्रैक्टिस शुरू हुई। उन्होंने आरंभ है प्रचंड को 5-6 बार गाया। जब आरव को लगा कि हर सुर और ताल एकदम परफेक्ट है, तो उसने सबको छुट्टी दे दी। अब बस कल के महामुकाबले का इंतजार था। ओए अकड़ू नवाब, आरव जैसे ही जाने वाला था, छवि ने उसे आवाज दी। कुछ काम है? आरव ने रुककर उसकी तरफ देखा। ये तुम्हारे लिए। छवि ने इंपोर्टेड लॉलीपॉप का एक डिब्बा आरव की गोद में दे मारा। और फिर किसी डरे हुए खरगोश की तरह वो शर्माती हुई बेला का हाथ पकड़कर वहां से भाग निकली।
जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर आरव को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट थी जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। ओ भाई, ये क्या सीन था। मोंटी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आरव के हाथ में रखे डिब्बे को देखने लगा। अमेरिका की कैरलिन वैम्पायर लविंग लॉलीपॉप। एक डिब्बा 999 रुपये का आता है भाई। प्रिंसेस छवि ने तुम्हें ये दिया, इसका मतलब साफ है वो तुम्हें पसंद करने लगी है। आरव भाई, तुमने तो चुपके से कॉलेज की सबसे बड़ी सुंदरी का दिल जीत लिया। अगर ये खबर बाहर निकली ना, तो हिंद विद्यापीठ के आधे लड़कों का दिल टूट जाएगा। चिंटू डिंग कई भी सदमे में था। भाई, हमारी और आरव भाई की पॉपुलैरिटी में इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि मुझे यहां से आरव भाई की पीठ भी नजर नहीं आ रही। चिंटू को लग रहा था कि उसने अपनी जूनियर को पटाकर बहुत बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन आरव भाई ने तो सीधा उस प्रिंसेस को पिघला दिया जिसने आज तक 50 से ज्यादा लड़कों को लात मारी थी। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद छवि की इस हरकत से हैरान था। अगर उसे थैंक यू बोलना था तो पैसे दे देती या कोई काम की चीज। ये लॉलीपॉप के डिब्बे का वो क्या करेगा? क्या वो अब खाली टाइम में बच्चों की तरह लॉलीपॉप चूसेगा? उधर बेला कपूर भी हक्की बक्की थी। छवि, तुझे क्या हो गया है? तूने वो लॉलीपॉप आरव को दे दिए जो तू खुद किसी को हाथ नहीं लगाने देती। तो क्या हुआ? बस एक डिब्बा ही तो है। मैं और खरीद लूंगी। उसने हमारी क्लास को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है, तो ये तो बस एक छोटा सा इनाम रिवॉर्ड था, छवि ने मुंह बनाते हुए कहा, पर अपनी मुस्कान छुपाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। शनिवार शाम 7 बजे क्वायर कंपटीशन का आधिकारिक आगाज हो गया। मुकाबला हिंद विद्यापीठ के भव्य सभागार ऑडिटोरियम में था। चमकदार स्पॉटलाइट स्टेज को ऐसे चमका रही थी जैसे दिन निकल आया हो। पूरा हॉल स्टूडेंट से खचाखच भरा था। पहली रो में जजों का पैनल बैठा था। कम से कम 1000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। एक के बाद एक क्लासेस स्टेज पर आ रही थी और उनकी बुलंद आवाजें हॉल में गूंज रही थी। इधर इंग्लिश डिपार्टमेंट के ग्रुप में खलबली मची हुई थी। सब वहां थे, बस एक सबसे जरूरी इंसान गायब था, आरव मल्होत्रा। मोंटी, आरव कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आया? राधिका ने घबराते हुए पूछा। मोंटी ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। मैंने उसे अभी यहीं देखा था। शायद वॉशरूम गया होगा। मैं देख कर आऊं क्या? अब टाइम नहीं है। अगली बारी हमारी ही है। राधिका का चेहरा टेंशन से नीला पड़ गया। अब क्या करेंगे? मोंटी ने पूछा। राधिका की भौहें सिकुड़ गई थी। उसने कुछ सोचा और अपने दांत पीसते हुए कड़ा फैसला लिया। हमें उसके बिना ही स्टेज पर जाना होगा। पर आरव के बिना हम ये कैसे करेंगे? छवि ने घबराकर कहा। जैसे भी हो, करना तो पड़ेगा ही। अब पैनिक करने का कोई फायदा नहीं है, वरना हम स्टेज पर सब गुड़ गोबर कर देंगे, राधिका ने मजबूती से कहा। याद रखना, आरव यहाँ हो या ना हो, हमें वैसा ही गाना है जैसा हमने प्रैक्टिस की थी। लड़कियों ने हिम्मत जुटाई और सिर हिलाया। ये सिर्फ क्लास की इज्जत की बात नहीं थी, बल्कि आरव और कबीर आहूजा के बीच लगी उस शर्त की भी बात थी। इंग्लिश डिपार्टमेंट कहाँ है? इंग्लिश डिपार्टमेंट। तभी बैकस्टेज से एक टीचर चिल्लाते हुए आए। हम यहाँ हैं, राधिका ने हाथ उठाया। चलो, तुम्हारी बारी है। तैयार हो जाओ। राधिका ने एक लंबी और गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। सब लोग अपनी पूरी जान लगा देना। चलो, क्या आरव एन मौके पर पहुंचेगा, या इंग्लिश डिपार्टमेंट आरव के बिना ये मुकाबला हार जाएगा? अध्याय 87, आरव का प्रस्थान। सभागार ऑडिटोरियम में स्टेज की लाइटें किसी सूरज की तरह चमक रही थीं, जबकि ऑडियंस की तरफ का हिस्सा थोड़ा धुंधला और शांत था। आरव मल्होत्रा भीड़ के बीच एक ऐसी जगह बैठा था जहां उस पर किसी की नजर ना पड़े। वो आज रात हिंद विद्यापीठ छोड़ने वाला था, लेकिन जाने से पहले वो अपनी मेहनत का फल देखना चाहता था। आखिरकार इंग्लिश डिपार्टमेंट के उस क्वायर को उसी ने ट्रेन किया था। लड़कियों के एक ग्रुप ने आरंभ है प्रचंड जैसा भारी गाना चुना है। मेरी मानो तो ये पक्का रायता फैलाएंगी। लड़कियों की आवाज में वो दम और वो रूह एसेंस आ ही नहीं सकती जो इस गाने की मांग है। मुझे भी यही लगता है। बेचारा इंग्लिश डिपार्टमेंट, आज तो ये पक्का लास्ट आएंगे। आरव के बगल में बैठे दो लड़के आपस में फुसफुसा रहे थे। वो बड़े मजे लेकर इंग्लिश डिपार्टमेंट की हार की भविष्यवाणी कर रहे थे।
आरव से रहा नहीं गया और उसने टोकते हुए कहा, गाने की असली रूह सिर्फ गले से चिल्लाने में नहीं होती। इतिहास गवाह है कि कई क्रांतिकारी गाने पहली बार महिलाओं ने ही गाए थे। संगीत का स्वाद और उसकी गहराई आवाज की बनावट पर नहीं, तकनीक पर निर्भर करती है। कोई भी गाना अनुपयुक्त नहीं होता, बस उसे गाने वाले के पास सही हुनर होना चाहिए। उन दोनों लड़कों ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और एक कमीनी मुस्कान स्मग के साथ बोले, अरे भाई, लगता है तुम्हें म्यूजिक की बहुत गहरी समझ है। क्या तुम म्यूजिक डिपार्टमेंट से हो? नहीं। तो फिर क्या तुम किसी म्यूजिक क्लब के मेंबर हो या कोई शौकिया कलाकार हो? वो भी नहीं। मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनते ही उन लड़कों की हंसी और बढ़ गई। ना तुम म्यूजिक के स्टूडेंट हो, ना ही किसी आर्ट कमिटी के मेंबर। तो फिर किस हैसियत से यहाँ ज्ञान पेल रहे हो? खुद को बड़ा उस्ताद समझ रहे हो क्या? आरव उनकी बातों पर बिल्कुल नहीं चिढ़ा। इसके बजाय उसने अपने चेहरे पर एक धुंधली सी मुस्कान रखी और बस एक लाइन बोली, क्योंकि मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के इस ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। वो दोनों लड़के अभी आरव की बात सुनकर सदमे में ही थे कि तभी स्टेज पर उद्घोषक अनाउंसर माइक्रोफोन थामे प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने आ रहा है इंग्लिश डिपार्टमेंट का 16वां बैच, जो पेश करेंगे अपना गीत आरंभ है प्रचंड। इनकी कंडक्टर है राधिका सेन और सूत्रधार नरेटर है छवि राठौर। स्टेज का बड़ा लाल पर्दा धीरे धीरे हटा और सामने इंग्लिश डिपार्टमेंट के वो जाने पहचाने चेहरे नजर आए। हर किसी के चेहरे पर एक गजब का जोश और मुस्कान थी। वो बिल्कुल उसी फॉर्मेशन में खड़े थे जो आरव ने सेट किया था। फॉर्मल सूट और हील्स पहने राधिका सेन स्टेज पर आई और ऑडियंस के सामने झुककर अभिवादन किया। ठीक उसी पल बैकग्राउंड में आरंभ है प्रचंड का संगीत किसी पहाड़ी झरने की तरह धीमे से बहने लगा। छवि राठौर फॉर्मेशन के एकदम बीच में खड़ी थी। जैसे ही संगीत ने जोर पकड़ा, उसने बुलंद और कड़क आवाज में अपनी शायरी रेसिटेशन शुरू की। ये वो मिट्टी है जिसने वीरों को जन्म दिया है। ये वो सुर है जो आजादी की गूंज है। भारत माता की वो 140 करोड़ संतानें, जिनकी रगों में एक ही स्वाभिमान दौड़ता है। बर्फीली चोटियों से लेकर समंदर की लहरों तक हम इतिहास को याद करते हैं। गोलियों की बौछार हो या दुश्मनों का घेरा, हमारी आवाज ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हम उस महान देश के वंशज हैं जो अपने सम्मान और अपनी माटी की रक्षा करना जानते हैं। छवि की इस दमदार आवाज और उसके बोलने के अंदाज ने ऑडियंस के अंदर जैसे आग लगा दी। हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अपनी आंखों के सामने आजादी की उस जंग को देख रहे हो। आरव के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आई। छवि सच में एक बेहतरीन सूत्रधार नरेटर साबित हुई थी। अब राधिका ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और कंडक्टर की तरह इशारा किया, और फिर एक साथ बुलंद आवाजें गूंज उठी। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे कोई अकेला घोड़ा मैदान में दौड़ रहा हो, फिर धीरे धीरे और भी आवाजें जुड़ी और अंत में आवाजों का एक ऐसा सैलाब आया जैसे हजारों की घुड़सवार सेना हिंद विद्यापीठ के उस हॉल में घुस आए हो। हाई पिच और लो पिच का वो अद्भुत तालमेल ऑडियंस को ऐसा महसूस करा रहा था जैसे वो समंदर की उठती हुई लहरों को देख रहे हो। वो दोनों लड़के जो पहले मजाक उड़ा रहे थे, अब बुद्ध बनकर रह गए थे। पूरा सभागार सन्न था। किसी ने आज तक इतना पावरफुल कोरस नहीं सुना था। आवाज की एक एक लहर लोगों के कान के पर्दों को झकझोर रही थी। गाने के बीच में जब धुन अचानक बिजली की कड़क जैसी तेज हुई, तो ऐसा लगा जैसे कोई म्यूजिकल दावत, म्यूजिकल बैंक्वेट चल रही हो। वो धीमा संगीत अब एक विशाल नदी बन चुका था जिसे रोकना नामुमकिन था। वो परफॉर्मेंस सच में अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल थी। जैसे ही गाना खत्म हुआ, राधिका ऑडियंस की तरफ मुड़ी और झुककर धन्यवाद किया। पूरे हॉल में इतनी खामोशी थी कि अगर जमीन पर सुई भी गिरती तो आवाज सुनाई दे जाती। 1000 से ज्यादा लोग बस फटी आंखों से स्टेज को घूर रहे थे। गाने के वो बुलंद सुर अभी भी उनके कानों में गूंज रहे थे और उनकी रूह को छू रहे थे। इंग्लिश डिपार्टमेंट की लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी। वो एक पल के लिए घबरा गई कि ऑडियंस कुछ बोल क्यों नहीं रही। क्या उन्होंने इतना बुरा गाया है? तर 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 क्लैप। तभी पहली रो में बैठे जज और टीचर्स अपनी सीटों से खड़े हो गए और उन्होंने तालियां बजाना शुरू किया। उनके पीछे पीछे पूरा हॉल खड़ा हो गया।
तालियों की वो गड़गड़ाहट किसी तूफान की तरह पूरे ऑडिटोरियम में फैल गई। सीटियों और चीख पुकार से पूरा आसमान सिर पर उठा लिया गया। हर कोई इंग्लिश डिपार्टमेंट की इस जीत का लोहा मान चुका था। ये नामुमकिन है। लड़कियां, आरंभ है प्रचंड, को इतनी खूबसूरती और जोश के साथ कैसे गा सकती है। सच में भाई, इनकी तकनीक और इमोशन ने तो सीधा दिल जीत लिया। ऐसा लगा जैसे हम सच में किसी लहर को सुन रहे हों। आरव के बगल वाले वो दोनों लड़के दंग थे। उन्होंने जैसे ही आरव की तरफ देखा, उसकी सीट खाली थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो उस्ताद डायरेक्टर कब वहां से गायब हो गया। इधर खुशियों का माहौल था, तो उधर कबीर आहूजा मैकेनिकल का घमंडी सिंगर की हवा टाइट हो चुकी थी। उसे पता था कि वो ये शर्त बुरी तरह हार चुका है। अब आरव के साथ हुई उस शर्त के मुताबिक उसे पूरे कॉलेज में नंगा होकर दौड़ना पड़ेगा। उसी वक्त आरव अपना सूटकेस घसीटते हुए कॉलेज की मेन रोड पर धीरे धीरे चल रहा था। वो जितनी खामोशी से आया था, उतनी ही खामोशी से जा रहा था। उसे कोई पछतावा नहीं था। कम से कम वो अपनी मेहनत की एक जीत पीछे छोड़कर जा रहा था, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि इंग्लिश डिपार्टमेंट ही फर्स्ट आएगा। लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी कसक और अजीब सी बेचैनी थी। विदाई हमेशा भारी होती है। वो पीछे छोड़ रहा था उस लापरवाह और कंजूस मोंटी को, उस कम बोलने वाले और दुबले पतले चिंटू को, उस सख्त लेकिन दिल की साफ राधिका को, उस चुलबुली खुशी को, और उस नखरेबाज और आक्रामक छवि को। हिंद विद्यापीठ के वो दिन खट्टे मीठे थे। वो चाहकर भी इन यादों को पूरी तरह नहीं भुला सकता था। लेकिन वक्त के साथ ये सारी भावनाएं धुंधली पड़ जाएंगी। उसके पास करने के लिए बहुत बड़े काम थे, और मोंटी और उसकी गैंग के पास उनकी सुनहरी स्टूडेंट लाइफ थी। कॉलेज के मेन गेट पर एक चमचमाती काली बेंटली कार खड़ी थी। मिस्टर आरव, ड्राइवर ने बड़ी इज्जत से पूछा। आरव ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हेलो। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और कहा, बॉस यशवर्धन राठौर स्वर्गलोक होटल में काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज कार में बैठिए। तकलीफ के लिए शुक्रिया। आरव ने एक आखिरी बार हिंद विद्यापीठ की बिल्डिंग की तरफ देखा और फिर कार के अंदर बैठ गया। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई वेब नॉवेल हमारी स्वयं की रचना नहीं है। इसके सभी कॉपीराइट और अधिकार मूल लेखक एवं प्रकाशक के पास सुरक्षित है। हम केवल एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।